गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक और सबसे पहले बात हम करेंगे पीएसएल की, पाकिस्तान सुपर लीग 9th एडिशन। और कल ट्रॉफी की रुनुमाई की तकरीब हुई, तमाम कप्तान वहां पर मौजूद थे। लाहौर का रेस कोर्स ग्राउंड और यहाँ पर ट्रॉफी की रुनुमाई। आपको ट्रॉफी कैसी लगी सबीन? प्यारी लगी, हमेशा की तरह बहुत अच्छी थी। और अब जाहिर है ने जो पीसीबी चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब और जितने भी फ्रेंचाइज मालिकान हैं उन समेत कप्तानों ने भी इसमें शिरकत की, तो एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक तकरीब थी। और जाहिर है इसको देख के तो हर कप्तान का दिल चाह रहा होगा बस ये हमें दे दी जाए। बिल्कुल, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। द ओरियन ट्रॉफी, ये इसका नाम रखा गया है, 9th एडिशन, जिसका बाकायदा आगाज होना है 17 फरवरी से, नहीं इस वीकेंड से। और इवेंट के जो मैचेस हैं वो कराची में भी होंगे, लाहौर में भी होंगे, मुल्तान में भी होंगे और रावलपिंडी में भी होंगे। बढ़ते हैं आगे। कौमी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद, उनकी बात करते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी करते रहे लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एज अ प्लेयर तो वो PSL 9 में एक्शन में नजर आएंगे, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ ही होंगे, नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन नॉट एज अ कैप्टन। अब इतलात ये आ रही हैं कि जो कोच हैं शेन वॉटसन, उन्होंने तजवीज़ दी और फिर सरफराज अहमद ने कप्तानी से दस्तबरदारी का ऐलान किया। अब उनकी जगह रॉयली रूसो को नया कप्तान मुकर्रर किया गया है, जबकि साउथ शकील नायब कप्तान होंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सरफराज अहमद ने अपनी कप्तानी में 2019 का टाइटल जितवाया, जबकि 2016 और 2017 में भी जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स फाइनल में पहुंची, ज़रा सरफराज का उसमें अहम रोल था। बट अब वो एज अ प्लेयर तो होंगे टीम के साथ, बट नॉट एज अ कैप्टन। पढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। मौसम कैसा रहेगा आज ये बताइए, काफी दिन से नहीं बताया था पाकिस्तान का मौसम कैसा है, क्योंकि एक ही जैसा मौसम था तो मेरे को रोज क्या पता है, सुबह कुछ होता है और शाम को कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। तो हम जरा बताते हैं इस्लामाबाद का मौसम आज कैसा रहेगा। कम से कम 7, ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में कम से कम 9, ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 13, ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा अगर हम पेशावर की बात करें तो कम से कम 8 है, ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और कोयटा में 0 है और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज भी वैसे मौसम सेम ही है। मैंने भी वैसे भी सोचा, आज मैंने कहा इतने दिन हो गए बताया नहीं है तो बता दें, मौसम एक जैसा। हाँ, लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रही थी, वो ये कि इस सर्दियों में बारिशें नहीं हुई उस तरह जिस तरह होना चाहिए थी। पूरे मुल्क की अगर बात की जाए, लेकिन कह रहे हैं शायद सैटरडे ऑनवर्ड्स फिर से बादल बरसेंगे पाकिस्तान भर में। फोरकास्ट है, बट लेट्स सी। और जो पहाड़ है उनसे मुतालिक कहा जा रहा है कि वहां पर बर्फबारी होगी। वैसे अगर आपका इतना ही दिल चाह रहा है कि आपने बर्फबारी देखनी है या कुछ अच्छे से मनाजिर देखने हैं मनाजिर, हाँ देखने हैं, मुझे लगा कह रहे होंगे एंजॉय करना। नहीं, आपको भेज नहीं रहा मैं, लेकिन हाँ जो नहीं जाना चाहता, जो सर्दी से घबराता है, वो देख जरूर सकता है सुबह से आगे में। तो आज आपको हम लेकर चलते हैं जरा पारा चनार, और क्या खूबसूरत पारा चनार का लैंडस्केप है। आसमान से गिरते रुई के गाले, या फिर यूं कहिए कि वो जो चमकती धूप होती है उसके नज़ारे। पारा चनार शहर से 15 किलोमीटर फासले पर वाकई ये जो जगह आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं ये है मैकए। और यहाँ पर खूबसूरत सफ़ेद लिबास पहने लगते ये हैं कि बुलंदो बाला पहाड़ है, जबकि इसके साथ साथ हमें सब्ज़ा भी नज़र आता है। तो ये जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, बड़े खूबसूरत से नज़ारे हैं, बादलों से आंख मचोली जो उनकी जारी है, और कई जगह पर हमें बर्फ़बारी के मनाज़िर भी नज़र आ रहे हैं पारा चनार के। तो इट्स ब्यूटीफुल। अब पारा चनार बहुत कम लोग हैं जो ज़रा इस तरफ जाते हैं, रास्ता दुश्वार गुजार है, एडवेंचरस वो है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी भी और इनफैक्ट फॉरेनर्स भी बड़ी उनकी कोशिश पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाए और वो विजिट जरूर करें। किस तरफ है वैसे? कुछ लोग आप बताएं किस तरफ? मैं खुद कभी नहीं गया, बट आई थिंक ये हंगू क्रॉस करके है, आई एम नॉट श्योर, बट मैं उस तरफ कभी गया नहीं। बट चूंकि आज ये विजुअल मैंने देख लिया तो अब मैंने टू डू लिस्ट में डाल दिया। ये वैसे बड़ी हैरानगी की बात है कि आप नहीं गए, कोई जगह नजर आए। और शुएब साहब को ट्रैवलिंग का तो इतना शौक है कि कोई जगह नजर आती है और कहते हैं जी फॉरेन चले जाएं। बस अब फिर मैंने टू डू लिस्ट में डाल दिया है ना। मैं वीकेंड मैनेज करता हूँ। अच्छा चले अमेरिका की बात करते हैं। और जब मौसम की बात हो रही है तो जिस तरह से वहां पर बर्फानी तूफान ने तबाही मचाई उसकी बात करते हैं। शमाल मशरक इलाके अमेरिका के यहाँ पर बर्फानी तूफान की जद में है ये तमाम इलाके, और लाखों अफराद इससे मुतासर हुए हैं। और ऑब्वियसली उसकी वजह से देखा जाए तो निज़ामे ज़िंदगी है वो दरम भरम होकर रह गई है, स्कूल्स बंद हैं, और इसके अलावा फ़्लाइट्स ऑपरेशन वो भी मुतासर हो रहे हैं बुरे तरीके से। और जिस तरह हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं और अक्सर जो वीडियोज़ आ रही होती है बर्फबारी वाले इलाकों से, तो हम सोच रहे होते हैं कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी जो है मैनेज कर रहे होते हैं। हम तो स्नोफॉल की बात कर रहे होते हैं कि स्नोफॉल बड़ी अच्छी लग रही होती है, लेकिन एक्चुअली जो लोग उसमें रह रहे होते हैं इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। एग्जैक्टली। और ऐसे
जगहों पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे इससे मुझे याद आया, एक मुश्किल तरीन नौकरी का अगर हम जिक्र करें तो जनाब -40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कहीं पर हो और आप पर वहाँ बर्फ में जमे बहरी जहाज़ों को निकालने का काम सौंपा जाए तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। अब जो बहरी जहाज़ वहाँ पर उस जगह के जम जाने की वजह से फंसे होते हैं, उनको वहाँ से निकालना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। साइबेरिया का दरियाए लीना, यहाँ पर दर्जनों बहरी जहाज़ फंस चुके हैं, चूँकि वहाँ पर जो है वो सब कुछ जम चुका है। बिल्कुल। और इसलिए वहाँ पर जमे हुए इलाकों से बहरी जहाज़ों को निकालना ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन देखें लोग कर रहे हैं, वो किस तरह काट रहे हैं इस बर्फ़ को, उसके टुकड़े वहाँ से हटा रहे हैं। फिर ज़ाहिर जब थोड़ा रास्ता बनेगा तो बहरी जहाज़ वहाँ से हिलेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। चलते हैं आपको चीन, और यहाँ पर ड्रैगन फेस्टिवल है, इस वक्त स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहते हैं इसको, यानी नए चीनी साल को जो खुशामदीद कहा जाता है उसकी रंगीनियाँ जारी हैं। और जिस तरीके से शहरी इसे मना रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। रात के वक्त आसमान तो काला होता है लेकिन यहाँ का आसमान काला लगता नहीं है, खूबसूरत रोशनियों में नहा सा जाता है। शोएब, जिस तरह के विजुअल्स लिए गए ड्रोन्स के जरिए और कैसे उसको कैप्चर किया गया है, वो भी एक मंजर है, क्योंकि आप उसको एंजॉय ना कर पा रहे होते, लेकिन जिस तरह के विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं ऐसा लगता है कि आप खुद वहां पर मौजूद हैं और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। अब देखें वो लाइट से कैसे ड्रैगन्स वो बनाते हैं, तसव्वुराती परिंदे, फिनिक्स की बात करें वो नजर आते हैं वहां पर हमें, और इस तरह से वो रंगों से खेलते हैं और इस तरह से साल का जो आगाज है उसको वेलकम करते हैं। 2 हफ्ते तक ये रंगीनें जारी रहती हैं। बिल्कुल जी, 2 हफ्ते तक ये तकरीबात जो है मनाई जाती हैं और दरख्तों में सुर्ख लाइटें जलाई जाती हैं और इसके अलावा आतिशबाजी की जाती है, रक्स का मुजाहिरा किया जाता है। तो हर तरीके से हर कोई इसको इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा होता है। एग्जैक्टली। बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें हम आपसे शामिल करते हैं। और साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल की बात करें तो उनके सोने के सांचे में लगे नकली दांत 18,000 बरतानवी पाउंड, ये तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं कोई 63,54,000 रुपए, इसमें फ़रोख्त हो चुके हैं। और ऊपर के जो 6 दांत हैं इनका ये सेट इस तरह से बनाया गया था कि बरतानवी वज़ीर आज़म को स्टैमरिंग से बचाया जा सके और इसकी वजह से उनको फिर ये लगाया गया। उन्होंने 2 सेट रखे थे। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ और खबरें हम शामिल करते हैं और जिस तरह से मुख्तलिफ खबरें हम तक पहुँचती हैं वो उसका जिक्र करते हैं। बिल्कुल जी, इंडिया से खबर है शोएब, और बड़े तबसरे इस खबर के ऊपर हो रहे हैं। अब एक तरफ देखा जाए तो ह्यूमन एंगल उसके अंदर देखा जाए। अच्छा, पेट्रोल जब ख़त्म हो गया तो कस्टमर कहता है जी मैं क्या करूं, मैंने पैसे दिए, मुझे तो अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अच्छा, भारत में एक जो टैक्सी बाइक है उस पर सफ़र कर रहे थे एक शख्स, और एक अनोखा वाक़या पेश आया कि भारतीय शहर हैदराबाद में एक शहरी ने बाइक टैक्सी बुक करवाई थी, लेकिन सफ़र के दौरान उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया। जब पेट्रोल ख़त्म हुआ तो मुसाफिर ने यह कहा कि मैंने पैसे पूरे भरे हैं तो मैं पेट्रोल पंप तक पैदल क्यों जाऊं। उसने बाइक से उतरने से मना कर दिया कि मैं बाइक से नहीं उतर रहा, और फिर जो जाहिर है राइडर था उसने उसको बाइक को घसीटा और साथ में बाइक के ऊपर बैठा हुआ था। अब देखने वाले जाहिर है उस लिहाज से उस पर कॉमेंट भी कर रहे थे कि अगर हो गया ऐसा वाकया तो फिर आपको भी थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था और आपको हेल्प करनी चाहिए थी। इंसानियत किसी को कहते हैं। इसमें दोनों पर्सपेक्टिव है सबीन, ज़ाहिर है अपने काम को किसी को सीरियस लेना भी चाहिए, ये तो उसकी जिम्मेदारी थी ना कि वो बाइक में पेट्रोल मिसहैप हो जाते हैं। शोएब देखिए हमारे साथ भी अगर देखें बाज़-औक़ात मिसहैप हो जाते हैं। यू नेवर नो कि आप कहते हैं कि चलो ठीक है यहाँ तक आपका पेट्रोल चल जाएगा, लेकिन बाज़-औक़ात नहीं चल पा रहा होता, तो इट हैपेंस समटाइम्स। मिसकैलकुलेशंस हो जाती है, तो मुझे लगता है कि मार्जिन थोड़ा सा देना चाहिए और इंसानियत को सबसे ऊपर रखना। वैसे आजकल मिसकैलकुलेशंस कहाँ पर नजर आ रही हैं आपको? मिसकैलकुलेशंस तो हमें हर जमात में नजर आ रही हैं। इलेक्शन का मौसम है, एक कहता है वो जीती है, दूसरा कहता है वो जीती है, कहते हैं हमारे पास मेजॉरिटी है, दूसरे कहते हैं हमारे पास मेजॉरिटी है। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसने कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुबह उठे कुछ और होता है, दिन को कुछ और होता है, थोड़ी देर बाद कुछ और होता है। इनफैक्ट हम सेगमेंट कर रहे होते हैं, सेगमेंट खत्म करते हैं, पता लगता है एक और खबर आ गई है। ऐसा ही है जनाब, क्योंकि ज़ाहिर है वो इत्तेहाद, वो इल्हाक, वो सीरियस में वो बातें तो अब पुरानी हुई सो हुई, लेकिन अब जब जो नया मंजरनामा सामने आया कि किसके पास कितनी सीटें फिलहाल तक कल जाहिर है जो सिचुएशन सामने आई वो तो ये सिचुएशन है जी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और काफ लीग वो मिलकर हुकूमत बनाने का उन्होंने ऐलान किया है। इस्लामाबाद में शहजाद के घर बड़ी सियासी बैठक कल सजी हुई थी और शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI के आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत बनाने का शौक़ अगर रखते हैं तो अक्सरियत वो लेकर आ जाए, और यहाँ बैठी क़यादत के पास वो कहते हैं हमारे पास अक्सरियत है और अगर उनके पास भी अक्सरियत है तो वो लेकर ज़रूर आए, उनका एहतराम किया जाएगा। मिस मेरा एक सवाल है जी,
जो आए थे लंदन से, जिनके नाम पर वोट लिया गया था, जिनके हवाले से हेडलाइंस लगी थी अखबार में, हाँ, कौम को नवाज दो, वो किधर है? वो तो ट्रेंड करती रही है कि वेयर इज ही, मुझे क्यों बुलाया। ये कह रहे हैं क्या दिल में कह रहे हो, सामने नहीं कह रहे थे, लेकिन अब तो नारा मेरा कहला हैशटैग मुझे क्यों बुलाया। मुझे लगता है कि वो फिर कहेंगे कि मैं चला और निकल लिए, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है उनके नाम पर वोट मिला था और अभी वो खुद गायब हैं, सामने आ नहीं रहे हैं, खामोश हैं, सुना है किसी से मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस पीएमएल के रहनुमा से सवाल करो कि क्या मियाँ साहब परेशान है, कहते नहीं नहीं, बड़े पुरुमीद, बड़े पुर एतमाद, तो फिर बनाइए ना हुकूमत, आइए आगे वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के तौर पर, क्योंकि छोटे भाई तो बार बार यही कह रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा नवाज शरीफ साहब से कि आप वज़ीर आज़म बने। रिक्वेस्ट करने की नौबत कहां से आ गई, उनके नाम पर तो वोट मिला है आपको, फिर कैसे आप रिक्वेस्ट करेंगे। इसके साथ अगर हम पीटीआई की बात करें तो उन्होंने अपना एक कार्ड अब सामने रख दिया है, जिसके बारे में स्पेकुलेशंस थी कि पीटीआई जिसके पास ज़रा इंडिपेंडेंट सीट्स हैं और उनके हवाले से कहा जा रहा था कि चूंकि वो सीट्स ज़्यादा हैं तो वो कैसे हुकूमत बना सकते हैं, जबकि उनके पास कोई पार्टी के साथ अभी इल्हाक की कोई ऑप्शन अगर सामने आए तो ज़ाहिर उसके बाद चीज़ें बढ़ेंगे आगे। तो अब MWM मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ उनका जो इल्हाक हुआ है, चूँकि अडियाला में मुलाकात बड़ी अहम हुई थी, जिसके बाद स्पेकुलेशंस थी ये, और कल बाकायदा तौर पर इसका ऐलान हो गया है कि पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, यानी आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई बैक कैंडिडेट्स हैं, वो अब MWM में शमूलियत इख्तियार करेंगे और इस तरह से वो फिर आगे बढ़ेंगे पार्लियामान में। अब लेट्स सी कि ये किस तरीके है, चूँकि MWM के पास सिर्फ एक सीट, अब उस एक सीट की जमात के साथ इनका इल्हाक होना, उसके बाद जाहिर है फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आज हम MWM के रहनुमा से भी बात करेंगे और पीटीआई के रहनुमा से भी बात करेंगे कि किस तरीके से वो इस मामले को आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते रहिए सुबह से आगे के साथ। वज़ीर आला पंजाब, इससे मुतालिक तो तकरीबन फैसला हो चुका है। पीएमएल की तरफ से कह दिया गया है कि मरियम नवाज साहिबा होंगी और ये पहली बार होगा कि किसी सूबे की वज़ीर आला खातून होंगी। और ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि मरियम साहिबा के पास सवाए इस बात के कि वो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, उनके CV में और क्या है। कॉम्पिटेंसी पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि क्या पंजाब जाहिर है अब ये तो डिफाइन करती है और वहाँ पर काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं, उसको लेकर चलना आसान नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है और लोग सवालात जरूर उठा रहे हैं कि क्या वो इतनी कॉम्पिटेंट है। और यही सवाल फिर पीटीआई से भी उठ रहा है, यानी पीटीआई से भी किया जा रहा है कि केपी ज़ाहिर का अहम सूबा, हर सूबा ज़ाहिर अहम होता है, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब, क्या उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था? ये भी इस पर भी ज़रा सवाल उठ रहे हैं कि वाई अली अमीन गंडापुर साहब, वाई नॉट समबडी एल्स। और इस पर हम बात भी करेंगे, चूँकि हम आम इंतखाबात के बाद देख रहे हैं कि हुकूमत की तश्कील जो है उसमें एक बड़ी पेशरफ्त ज़ाहिर सामने है। जिस तरह हम इत्तेहाद की बातें करते आ रहे हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, पाकिस्तान काफ लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिस तरह विफाक में मिलकर हुकूमत बनाने का उन्होंने ऐलान किया है। और ऐसे में अब हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब तो थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब हमें आगे आते नजर आ रहे हैं। वो फिर भी कह रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नवाज शरीफ साहब ये ओहदा संभालने की कहना है उन्होंने भी ना, बैलेंस भी तो करना होता है बातों में। पीपल्स पार्टी बड़ा अच्छा इसमें प्ले कर रही है कि हम वोट भी देंगे लेकिन साथ भी नहीं होंगे। स्मार्ट प्ले कर रही है, स्मार्टेस्ट प्ले बाय पीपल्स पार्टी। लेकिन चले बात हम जरा पीटीआई की करते हैं, स्पेशली अगर हम केपी की बात करें, क्योंकि केपी में इस वक्त अक्सरियत हासिल है पीटीआई बैक कैंडिडेट्स को और पीटीआई उसमें आसानी के साथ हुकूमत बना सकती है, जिसके हवाले से तर्जुमान तरीके इंसाफ ने जिस तरीके से बात की है और कहा है कि हम केपी में जमात इस्लामी से इत्तेहाद करेंगे और पंजाब में और वफाक के लिए हम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करेंगे। तो इस इत्तेहाद के साथ किस तरह आगे चलेंगे, इस पर आज हम बात कर लेते हैं। पीटीआई के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर पहले तो मुझे यही बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब वाई कोई और क्यों नहीं, और अगर ये हैं तो कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे कि ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है आपकी तरफ से, पीटीआई की तरफ से एज CM KP? देखिए पहली चीज तो ये है कि खान साहब का फैसला है, बात तो वहां पे खत्म हो जाती है। दूसरी चीज उस्मान बुज़दार साहब का भी जाहिर है उन्होंने फैसला किया, बात खत्म ना हुई ना सर? नहीं सॉरी, बोलने भी दें। जी ये कंपैरिजन नहीं बनती उस्मान बुज़दार से। अली अमीन ठीक है, अली अमीन सूबे के प्रेसिडेंट रहे, अली अमीन 5 साल सूबाई मिनिस्टर रहे, अली अमीन 5 साल फेडरल मिनिस्टर रहे, ठीक है। अब आपने खुद जो मरियम नवाज के बारे में कहा उसके बाद आप बताएं। नहीं वो चले ठीक है, वो सारे मामलात अपनी जगह पे, लेकिन अली अमीन साहब के बारे में पार्टी के अंदर से भी इख्तलाफात भी तो सामने आ रहे हैं ना, तो इस वक्त तो सबकी सुन्नी, सबको सेम पेज पे होना भी तो बहुत जरूरी है। चले मैं एक्सटर्नल बात नहीं कर रही कि लोग बात करें, बाकी जमातें बात कर रही हैं, और ज़ाहिर है ख़वातीन के हवाले से कुछ उनके जो रिमार्क्स सामने आए उस हवाले से ख़वातीन जो वुमेन एक्टिविस्ट है वो भी काफ़ी सारी सामने आके बात इस हवाले से ज़रूर कर रही हैं।
तो क्या पार्टी के अंदर से जो इख्तलाफात हैं उसको कैसे डील करेंगे? कौन से इख्तलाफात जी? अच्छा, आप भी राजी हैं? किसको? मैं तो असेंबली में ही नहीं हूँ, ये पहली आप नहीं है, लेकिन चले फिर 25,000 जी बात कीजिए से आ रहा है, ठीक है। पहली बात, असद कैसर ने सपोर्ट किया है पब्लिकली। अच्छा। आतिफ खान ने सपोर्ट किया है पब्लिकली, मैंने सपोर्ट किया है पब्लिकली। अच्छा। तो कौन से इख्तिलाफात जी? मुश्ताक गनी साहब के भी कोई इख्तिलाफात नहीं है इनसे? मुश्ताक गनी साहब से पूछे, देखिए अगर किसी की ख्वाहिश है चीफ मिनिस्टर बनने की तो ये तो अच्छी बात है ना कि ये आइन उस पार्टी के आइन में नहीं लिखा, जैसे पीएमएलएन की पार्टी के आइन में लिखा है कि अगर आपका सरनेम शरीफ ना हो तो आप कोई भी ओहदा नहीं ले सकते क्योंकि आप सेकंड क्लास या थर्ड क्लास सिटीजन है पार्टी के। तो उसमें ख्वाहिशात लोगों की होनी चाहिए। अच्छा, यानी इसका मतलब ये कि जो खबरें थी कि वो चाहे असद कैसर साहब हो, मुश्ताक गनी साहब हो, शराम तरकई साहब हो, आतिफ खान साहब हो, आप कहने कि किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन सब ने कबूल कर लिया है फिर इस फैसले को। डेमोक्रेटिक पार्टीज में ऐसे ही होता है। अग्रीड इख्तलाफ होता है, लेकिन फिर जो एक पार्टी का सरबराह फैसला करता है उसे कबूल किया जाता है। तो यही बात फिर पीएमएलएन के हवाले से क्यों नहीं मानते? वो भी तो उनकी पार्टी, अगर उन्होंने फैसला मरीम नवाज साहिबा से मुताल्लिक किया तो बस कर दिया। ये तो पीएमएलएन वालों को कहना चाहिए ना, लेकिन वहां पे ये जरूर था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी। का आप गलत कह रहे हैं। मोहम्मद जुबैर साहब जो कि इनके स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी, आप गलत कह रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी, कह दिया, आप गलत कह रहे हैं। सरदार मेहताब अब्बासी जो केपी के गवर्नर और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी, कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। 17 सीटें वो जीते हैं नेशनल असेंबली में, 49 या 40 या 50 सीटें वो सूबे में जीते हैं। सही। ये दावे कहां से कर रहे हैं? मतलब तारीख की सबसे बड़ी रिगिंग एक्सपेरिमेंट का हिस्सा करने के बाद सिर्फ इसलिए दो और शरीफ वापस आए, इस पे तो आपको भी सवाल उठाने चाहिए। आपने 17 सीटें जो भी कही वो नून लीग की कही है। देखिए 152 सीटों पे हमारे पास फॉर्म 45 जमा हो गए हैं, 90% से ज्यादा, जिसमें पीटीआई की वाज़ेह पर। मेरी सीट पे, ये तो सूबे की है, उन 152 के अलावा मेरी सीट पे 38,000 वोट पोल हुआ। ठीक है। 25,000 वोट मैंने लिया, 12-13,000 वोट बाकी सारों ने लिया, 5,000 वोट पे दूसरे नंबर का था, 1,609 वोट पे जो 5वें नंबर पे पीएमएलएन का कैंडिडेट था उसका फॉर्म 47 में रिजल्ट आ गया। 100% फॉर्म 45 मेरे पास है। कल आरओ को भी दिखाए, जो हेयरिंग थी, आज उसका फैसला आ जाएगा, पता नहीं कैसे आएगा, लेकिन उसने उनको डिनाई नहीं किया। कल जब आपने आरओ को ये फॉर्म 45, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि आपके पास 100% फॉर्म 45 अपने हल्के का है, तो आरओ ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये मुझे देखना पड़ेगा और लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी। आरओ को वाकई वैसे देखना पड़ेगा या किसी से पूछना पड़ेगा, एडवाइस लेनी पड़ेगी, ये फॉर्म 45 इटसेल्फ डिफाइन कर रहा है सब कुछ? मैं तो आपको वो कह रहा हूं जो उन्होंने कहा। ये बात आपकी बहुत अहम है और ये सिर्फ एक हल्के की बात हम नहीं कर रहे। जाहिर है बहुत से हल्कों में आपकी राय यही है। वो जो आप 152 हल्कों की बात करें, जो कि जिस दिन इंतखाब हो उस दिन रात को भी बैरिस्टर गौहर साहब ने यही कहा कि हम 153 सीट्स पर लीड करें एज पर फॉर्म 45, लेकिन उसके बाद जो नशिस्तें सामने आई एज पर फॉर्म 47 वो थोड़ी डिफरेंट थी। अब ऐसे में तैमूर साहब मामला किस तरह आगे लेकर जाएंगे? चूंकि ज़ाहिर है इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने ये फैसले करने हैं और अगर ये फैसले बहुत ताखीर से होंगे तो ज़ाहिर है उसका नुकसान आपकी जमात को होगा। स्पेशली जब वफाक में हुकूमत बनाने की अगर आप लोग इरादा रख रहे हैं तो। नहीं, इरादा तो इंशाल्लाह रख रहे हैं, लेकिन 2-3 चीजें साबित हो गई। एक, मुश्किल तरीन हालात में अवाम ने ये मैंडेट दे दिया और ये आवाज उठा दी कि इमरान खान एक मुहिब्बे वतन लीडर है। इसका नेक्स्ट स्टेप है आगे जाने का रास्ता ढूंढना। ठीक है, एक रिकंसिलिएशन प्रोसेस होनी चाहिए। दूसरी कॉन्सिक्वेंस ये है कि जो ये गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, हमारे लिए भी एक चैलेंज इस तरीके से जरूर है कि हमारे सामने तो बहुत से फोर्सेस खड़े हुए ना, जिसके लिए कम से कम मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ये आगे जाने का रास्ता ढूंढना है। लेकिन ये मुझे बता दे
कि चले इनकी 17 और 50 सीटें नहीं 70 सीटें मांग ले। पीपीपी ने कह दिया कि वो इनको माइनॉरिटी गवर्नमेंट के तौर पे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इनके पास अगर ये कागज पे हुकूमत बना भी ले, जो मुल्क को हालात दरकार हैं, जो तारीखी रिगिंग हुई है, उसमें जो काम करना है वो ये करेंगे कैसे, राइट। तो वो मैं प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और चीज की बात नहीं कर रहा, लेकिन अवामी मैंडेट को इतनी बुरी तरह इम्पैक्ट करने के बाद, खास नवाज शरीफ को वापस लाने के बाद, अब वो खुद प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन रहा। तो वो ज़ाहिर है एक मंजरनामा बदलते हुए हमने देखा और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट उनको ये मिला है, ये चीज़ नजर आ रही है। इसके लिए दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। ये तो आवाम भी बात कर रही है और मीडिया भी सवाल उठा रही है। तबीर साहब, आपने एक बड़ी अहम बात की कि किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलेंगे, ज़ाहिर है जो भी हुकूमत बनाएगा। इस वक्त में क्या ये वक्त की ज़रूरत नहीं है कि तमाम पार्टीज मिल के बैठें और एक साथ मुल्क को लेकर चलें? पीपल्स पार्टी ने कहा कि ज़ाहिर है इंडिपेंडेंस, ज़ाहिर है उनकी ज़्यादा उनकी अक्सरियत है, नजर आ रही है, और वो बात भी करना चाह रहे थे, लेकिन खान साहब की तरफ से दोबारा यही बयानिया सामने आया है कि जी हम पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और नून लीग से बात नहीं करेंगे। तो क्या ऐसे में अकेले में दोबारा एक तरह से तन्हा पीटीआई नजर तो आ रही है? क्या ऐसे मुल्क के मामलात हल होंगे? नहीं, हमें देखिए आइडियोलॉजी का वोट मिला है। जिस भी सेटअप में ऑपोजिशन ना हो ना, और पिछले 9-10 महीनों में ऑपोजिशन नहीं थी, ना ऑपोजिशन मीडिया में थी, ना ऑपोजिशन हुकूमत के सरकारी इदारों में थी। जो हकीकत नीचे हमें नजर आ रही थी वो ऊपर बताई नहीं जा रही थी ना। वो इलेक्शन डे पे सख्त तरीन हालात के बावजूद और इतनी सारी रिगिंग के बावजूद सामने आ गई, ठीक है। ऑपोजिशन का होना तो इंतहाई जरूरी है। केपी की असेंबली की मिसाल ले लें, जो मैंडेट मिला है पीटीआई को, अगेन रिगिंग के बाद जो मेरे साथ हुआ है, पेशावर की 8 सीटों पे हुआ, और जो कहानी इसकी बाहर आएगी खौफनाक कहानी आई, ठीक है। लेकिन मुझे जो एक्चुअली एक डर है वो ये है कि 90% सीटें तब भी जीतने के बाद हमारी ऑपोजिशन या तनकीद पब्लिक को करनी पड़ेगी, क्योंकि असेंबली में तो ऑपोजिशन होगी नहीं। दिस इज नॉट अ हेल्दी एनवायरनमेंट। लेकिन ये में भी तो सर दीगर जमातें इल्जाम ये आयद कर रही हैं। आप तो खुद तो ज़ाहिर अपनी सीट के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी जमातें कहते हैं केपी में भी धांधली हुई है, इलेक्शन कमीशन शायद इसका नोटिस लेकर अब तहकीकात भी करेगा। तो ऐसे मामलात में कहीं ये खदशा तो नहीं कि सीट्स और कम हो जाएंगी पीटीआई की? यार, अगर इन हालात में कोई ये कहे कि पीटीआई के हक में किसी ने धांधली की है तो खुदा का खौफ करे, उसको तो आप डायरेक्टली जवाब दे दे। मतलब ये तो मेरे ख्याल में ये पिछले 2023 के शुरू होने के बाद का सबसे बड़ा जोक मैं सुन रहा। अच्छा तैमूर साहब, एक बात और, अब जो वुमेन रिजर्व सीट्स मिलनी है, अगर आप लोग एमडब्ल्यूएम में शामिल हो जाते हैं, ज़रा उसका ऐलान अगर हो चुका है और फिर विफाक में गवर्नमेंट बनाने की कोशिश आप लोग करते हैं, ज़रा कोशिश तो करेंगे आप लोग भी, तो ऐसे में रिजर्व सीट्स किस तरह मिलेंगी? चूँकि खबरें यही आ रही हैं कि अगर एमडब्ल्यूएम में जाते हैं तो उनकी तरफ से जो रिजर्व सीट्स की फहरिस्त दी गई उसमें ऑलरेडी 2 खवातीन के नाम है और नई फहरिस्त दी जा नहीं सकती। तो इस मामले को कैसे लेकर चलेंगे कि आपके नशिस्तों के अगेंस्ट आपको रिजर्व सीट्स मिल जाएँ? देखिए, असूल के तौर पे और कानून के तौर पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है एज ए लेमैन कानून को पढ़ के, और उसके साथ जो वकीलों की भी राय है, चाहे हम एमडब्ल्यूएम की पार्टी ज्वाइन जैसी पार्टी ज्वाइन करें या टेक्निकली ज्वाइन करें, सिर्फ ताकि जो हॉर्स ट्रेडिंग हमारे एमएनएज या एमपीएस के साथ हो वो ना हो, उस पर भी रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि वो फहरिस्त बाद में बढ़ जाती है। बहुत से प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। चाहे हम कोई ऐसे पार्टी ज्वाइन करें जिसके पास सिंबल हो या असेंबली में वो ना हो, या इनफैक्ट चाहे हम पीटीआई भी ज्वाइन करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसी कोई पार्टी ज्वाइन की जा सकती है सर? एक सेकंड, जी, एक सेकंड, पॉइंट पूरा कर लो। कानूनी तौर पे तीनों सूरतों में रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। अब जो मैनिपुलेशन हो रही है ना, देखें, जैसे बैट का सिंबल हमसे लिया गया, क्यों लिया गया? ताकि पीटीआई इलेक्शन ना जीते ना, तब भी जीत गया। लेकिन कानून पे ट्रस्ट, अदालती सिस्टम पे ट्रस्ट कम हुआ। मेरे ख्याल में ये मैनिपुलेशन अभी कम होनी चाहिए। मेरे से केपी की हुकूमत के बारे में जिसने भी पूछा है,
लिखा इंतशार की बातें छोड़ दें, हमें अभी आगे जाने का रास्ता ढूंढना है। और मेरे ख्याल में मुल्क में सब कुछ, कोई इसके बजाय कि हम नेशनल गवर्नमेंट की बात करें या आगे सब मिल जाएं या बात करें, एक प्रॉपर सिस्टम को चलाना चाहिए। और कानून जो कि इतने टाइम से तकरीबन 2 सालों से गायब है, वो अभी वापस आना चाहिए। सर इसमें ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि तमाम सियासी जमातें एक साथ बैठें, सही बात जरूर करें। उसमें सिर्फ ये कह देना कि नहीं, चूंकि आइडियोलॉजिकल पार्टी है हम बैठ नहीं सकते एमकेएम के साथ या पीएमएलएन के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ, ये तो कोई नहीं कह रहा कि आप गवर्नमेंट बनाएं उनके साथ मिलकर। बात सिर्फ इतनी सी है कि मिल बैठना इतना नामुमकिन क्यों है? पार्लियामेंट में बैठेंगे साथ। अच्छा, इन्हीं साथ बैठ सकते हैं, बात हो सकती है। पार्लियामेंट फोरम ही बात करने का है और साथ बैठने का है, उससे तो बड़ा और अगस्त फोरम है। अच्छा, अब एक बात जमात इस्लामी वाली भी कि आपने चूंकि इससे पहले खुद कहा कि चाहे जमात इस्लामी चाहे पीटीआई जिनकी सीट नहीं है या सिंबल नहीं, उनके साथ भी आप जा सकते हैं। अब इस पर ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन एक बेहतर मौक़िफ़ दे पाएगा, लेकिन जमात इस्लामी के पास केपी में नशिस्त नहीं है। जमात इस्लामी से इत्तेहाद की जो बात हो रही है, खुद जमात इस्लामी के कुछ रहनुमा कह रहे हैं कि अभी सिर्फ ऑफर आई है, हम देख रहे हैं इसको। अब 2 बातें, एक ये कि क्या वाकई जमात इस्लामी ने एक्सेप्ट कर ली है, और दूसरी बात कि विदाउट हैविंग एनी सीट इन केपी कैसे करेंगे इल्हाक और कैसे बढ़ेगा आगे मामला? पहले तो मैं जमात इस्लामी की प्रिंसिपल स्टैंड की खास तौर पे नईमुर रहमान साहब ने जो सीट छोड़ी, देखिए इन चीजों को हाईलाइट करना चाहिए। ये मुझे बताएं, पाकिस्तान तारीख में कोई विनिंग कैंडिडेट ने कभी सीट छोड़ी है? क्योंकि वो ये पूरे मुल्क में इलेक्शन की रिगिंग की अक्कासी करता है। अच्छा, पेशावर में उनके सारे कैंडिडेट्स ने एंडोर्स कर दिया कि जो 8 सीटें हम हारे हैं वो हम जीते, ये भी ऑन रिकॉर्ड जरा लाई जाए। तीसरी चीज हुआ ये कि जब जमात इस्लामी के साथ ये अलायंस का ऐलान हुआ तो वो 2 सीटें शायद असल में हम ही जीते थे, लेकिन जैसे हमारी पेशावर की सीटों पे रिकाउंटिंग नहीं हो रही, वहां पे उसके बाद इमीडिएटली रिकाउंटिंग हो गई और वो सीटें हमें मिल गई। मेरी तो ख्वाहिश जाती तौर पे ये होगी कि ये पेशावर में भी ये सीटें जमात इस्लामी जीत चुका होता तो शायद हमारी सीट्स की भी रिकाउंटिंग हो जाती और जल्दी हमें मिल जाती। तो जाती अफसोस तो थोड़ा सा ये हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह इसका हल निकल जाएगा। इसका हल निकलेगा। तैमूर सलीम झगड़ा साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। पीटीआई का मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से इल्हाक, इसके बाद किस तरीके से मामला आगे बढ़ेंगे? चूंकि एमडब्ल्यूएम की तरफ से कहा गया कि ये वो जमात है जो पीटीआई के साथ अब मिल चुकी है और जिस तरह से पीटीआई फैसला करेगी बिला मशरूत मेनवान उसे कबूल करेंगे। और ये भी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की तरफ से कहा गया जो सरबराह एमडब्ल्यूएम के, किसी जमात पर बोझ नहीं बनते, मुश्किल वक्त जब आएगा बावफा दोस्त बनकर साथ चलेंगे और यही वक्त है कि हम साथ चलें। और ये वफा और जफा की कहानी आगे कैसे चलेगी, इस पर सवाल करना बहुत अहम है। इस वक्त एमडब्ल्यूएम के सेक्रेटरी जनरल नासिर शराज मौजूद। नासिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नासिर साहब, इस वक्त ज़रा ये बड़ा अहम मामला है कि आप पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का आप लोगों के साथ मिल जाना, ज़रा उनको ज़रूरत भी थी ये वक्त की, और अब आगे चलना। अब ऐसे में मामलात किस तरह से आगे चलेंगे? क्या एमडब्ल्यूएम इन मामलात को लीड करेगी या कि पीटीआई ही डिफाइन करेगी और आपका सिर्फ एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन का और पीटीआई का एक इश्तराक अमल काफ़ी अरसे से जारी है। अच्छा। और पहले गवर्नमेंट के दौरान भी, फिर उसके बाद अभी जीबी हुकूमत में भी लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो हैं वो एमडब्ल्यूएम से हैं और उनको पीटीआई की हिमायत हासिल है वहाँ पर। और हमने एक प्रिंसिपल चार्टर साइन किया हुआ है, जो चार्टर बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क बनाने के लिए है, जिसमें पाकिस्तान को इकनॉमिक मसाइल से आज़ाद कराने के लिए है और पाकिस्तान को जो है फॉरेन इंटरवेंशन से पाक करने के लिए और टेररिज्म से पाक करने के लिए है। तो ऐसे स्टेबल कंट्री के लिए जिसमें बुनियादी सियासी इस्तेकाम हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मजलिस वहदत मुस्लिमीन का इश्तराक अमल जो है ये बड़ा लॉन्ग लास्टिंग है और इसके बड़े गहरे असरात होंगे। पहले आपने सवाल ये किया कि वे फॉरवर्ड अभी क्या है, तो जैसा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी हफ़िज़हुल्लाह ने फरमाया, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त हम चूँकि मेजॉरिटी उनकी है, पीटीआई के लोगों की होगी और उनको ज़ाहिर है एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि जिसके ज़रिए से वो अपने लोगों को कंसोलिडेट रख सके, तो ये उनका राइट है और हम बिल्कुल मोरालिटी की बुनियाद के ऊपर उनके अमूर में किसी तरह की मुदाखलत नहीं करेंगे
और उनको अपने तमाम पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का राइट होगा। और कानूनी तौर पे भी ये दुरुस्त इसलिए है कि आपको पता है कि जो पार्लिमानी लीडर होता है तो उसकी से जो है वो पार्टी की से कहलाती है, और पार्लिमानी लीडर का फैसला जो है वो भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब करेंगे, या जो भी उनकी करंट लीडरशिप होगी वो उनकी हमांगी के साथ करेगी। तो प्रैक्टिकली देयर इज नो इशू, और एमडब्ल्यूएम जो है सही हो गया, सही हो गया। नासिर साहब, जाहिर है आप लोगों की क़यादत की तरफ से भी पता लग गया कि वो कहते हैं कि ये खान साहब इसको अपनी जमात ही समझे एक तरीके से। अच्छा, अब इस इत्तेहाद का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन इसकी शराइत क्या है? अब बुनियाद तो आपने बता दी, लेकिन एमडब्ल्यूएम को इसमें इन रिटर्न क्या मिल रहा है? देखिए, पहली बात यह है कि हमारे लिए रिटर्न ये है कि हम एक नैरेटिव और बयानिए की जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान में, जहां एक अशराफिया है जिसने पाकिस्तान को अपने चुंगल में और सियासत को विरासती प्रोसेस बना के रख दिया है, और पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा चेंज जिसके ज़रिए से अवामी विल रिफ्लेक्ट हो सके वो नहीं हो पा रही। हम इस धरती के बेटे हैं, इस वतन के फर्जंद हैं। पाकिस्तान के मेजरीज, पाकिस्तान की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। पाकिस्तान के अंदर बैरूनी मुदाखलत को रोकना, इसको स्टेबल करना, टेररिज्म का रास्ता रोकना, इकनॉमिकल पाकिस्तान के लिए वे आउट तलाश करना, ये मुमकिन ही तब है जब पाकिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत होगी जिसको पाकिस्तान के लार्जर लेवल सपोर्ट हासिल होगी, पाकिस्तान के तमाम सूबों की बैक हासिल होगी, और तब ही वो बहुत सारी फाल्ट लाइन्स के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। तो ऐसी इस वक्त कोई जमात अगर वो है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और यही बाइंडिंग फोर्स बन सकती है पाकिस्तान को एक क्राइसिस से निकालने के लिए। तो एमडब्ल्यूएम के लिए सबसे बड़ी गेन ये है, हम पॉलिटिकल गेन्स की बात नहीं करते कि हम अपनी सीट की बात करते हैं, बहुत छोटी गेन है। इस वक्त पाकिस्तान क्राइसिस में है, और पाकिस्तान को निकालने के लिए आप लोग साथ दे रहे हैं। अब ऐसे में क्या आपकी जमात पर और आपकी जमात पर इस वक्त कोई दबाव भी है? चूंकि जब इससे पहले एक और कार्ड दिखाया पीटीआई ने, पीटे नजरियाती वाला, तो फिर ज़ाहिर है मामला हमारे सामने आए कि क्या हुआ। क्या इस वक्त आपकी जमात पर भी कोई दबाव है इस इत्तेहाद के ऐलान के बाद? देखें, मजलिस वहदत मुस्लिमीन को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ये पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल जमात है जिसने बलूचिस्तान की सेटल गवर्नमेंट विद 61 मिनिस्टर्स को डिस्पोज ऑफ किया था एक अवामी पुरअमन सियासी जद्दोजहद के जरिए से। तो इसी तरह हमने पाकिस्तान में जब सारे सूबों में रजीम चेंज विद इन डेज हो गया, तो जीबी के अंदर कम से कम 7 माह ये काम नहीं हो सका था। तो ये पाकिस्तान के चारों कोनों में इसकी प्रेजेंस है, और इसका बड़ा डाई हार्ड वर्कर है, और इसका जो क्लाउड है वो एक बड़ा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग वाला क्लाउड है। तो इसको इस तरीके से बिहेव नहीं किया जा सकता। वो बस एक चीज इस तरीके से हैंडल किया जा सकता था, लेकिन एक चीज और, पाकिस्तान की बड़ी जमात है। ठीक, एक चीज और, रिजर्व सीट्स पर कैसे आगे बढ़ेंगे? जी, देखिए, एक बात बहुत वाज़ेह है कि रिज़र्व सीट जो है वो कोई भी पार्टी जिसके पास अपनी मैन पावर ज़्यादा होगी उसे रिज़र्व सीट मिलनी ही मिलनी है। रिज़र्व सीट कोई और पार्टी नहीं लेके जा सकती। यानी आपका क्या ख्याल है, आप जस्ट अपने सामने टेबल रखें, पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को, जिनकी एक लिमिटेड सीट होगी, क्या वो रिजर्व सीट क्लेम कर सकते हैं? नहीं, आप लोगों ने जो फहरिस्त जमा कराई है उसमें 2 ही नाम है, आप नई फहरिस्त जमा करवा पाएंगे? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल करवा पाएंगे, इसलिए कि कानून के पास कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, कानून के पास और रास्ता नहीं है और आप एक नई फहरिस्त जमा करा पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे, इससे गुफ्तगू कर रहे थे किस तरीके से मामला आगे चलेंगे, इस पर आज हम ये गुफ्तगू रखी हमने। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। मौजूदा सियासी सूरत हाल में जिस तरह जमातें आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह मेल मुलाकातें हो रही हैं, इसमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा और सियासत में क्या नज़र आ रहा है, इस पर बात करें। सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार आसमा शिराजी साहिबा में ज्वाइन कर चुकी हैं। आसमा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आसमा साहिबा, पीटीआई अपने आज़ाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान दिलवाने के लिए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करने जा रही है, और दोनों जमातों पर अगर देखा जाए तो दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। तो क्या मुस्तकबिल में दोनों जमातें अपने लिए दरवाजे बंद नहीं कर रही हैं? और इस मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की अगर हम बात करें तो कितना आगे चलती नजर आ रही है आपको कि एक मजहबी जमात, ऐवान की सबसे बड़ी जमात अगर बन जाएगी, तो इसको आलमी बिरादरी, आलमी रहनुमा किस तरह से देखेंगे? मेरा नहीं ख्याल कोई आलमी रहनुमाओं की ज़रूरत है इस सेटअप को देखने की। ये पाकिस्तान का अपना सेटअप है, पाकिस्तान की अपनी पार्लिमान है, पाकिस्तान का अपना सियासी निज़ाम है जो कि इवॉल्व हो रहा है, बहुत मुश्किल में है। इसको भी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए डेमोक्रेसी के लिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए।
तो आलमी से ज़्यादा हमें पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल हैं वो इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और MWM के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक अलाइंस है वो ज़ाहिर है कि एक ज़रूर ख़बर बनेगी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। इसके ऊपर बहुत सारी उंगलियां भी उठेंगी और सवालात भी उठेंगे, लेकिन उसके बावजूद मेरा ख़्याल है कि इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई और ज़रिया भी मौजूद नहीं था। वो किसी भी तौर पे उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो अपने आप को पार्लियामेंट की एक पार्टी के तौर पे उनको किसी न किसी के साथ अलाइंस करना था। तो उनके लिए एक जवाज़ मौजूद है कि वो इस सिलसिले के अंदर जो है वो वहाँ पे गए हैं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि दहशतगर्दी के इल्ज़ामात जो सियासी जमातों पे लगते रहे हैं, जो पाकिस्तान MKM के ऊपर इल्ज़ामात थे, उसके हवाले से भी आपने देखा कि एक नई पार्टी जो है वो वहाँ पे वजूद में आई और MKM की एग्ज़ाम्पल जो है वो कोट की जाती है। और फिर आप देखें कि इस इंतखाब के अंदर वो 17 सीटें भी ले गई। उनके ऊपर भी बहुत सारे एतराज़ात हैं कि वो 17 सीटें कैसे आई, मगर पॉलिटिकल रियलिटी बहरहाल ये सारी सियासी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, इनको यहीं पे रहना है, इसी तरह से काम करना है और इसी सूरत हाल में काम करना है। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के लिए भी एक चांस है कि वो एक दोबारा से इमर्ज करे एक ऐसी सियासी जमात के तौर पे जो कि मेचोरिटी के साथ अपने फ़ैसले करती है, जो जमहूरी अंदाज में अपने फ़ैसले करती है, जो पार्लिमानी जो सियासत है उसको मेचोरिटी के साथ करती है। तो मेरा ख्याल है कि एक चांस बहरहाल। आसमा साहब, ऐसे में हमने कल भी बयान एक तरह से देखा और अल्लामा राजा नासिर का ये भी कहना है कि MWM इमरान खान की अपनी जमात है और वो जो चाहे फैसला कर सकते हैं और हम उसे बिला मशरूत हम उसको जाहिर है कबूल भी करेंगे और किसी भी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि अल्लामा नासिर बहैसियत जाहिर है पार्टी सरबराह है, तो मुस्तकबिल में अगर रियासत मुखालिफ फैसले करती है PTI या खान साहब की तरफ से किए जाते, तो क्या वो जिम्मेदारी भी उठाएगी? ये हमने उनसे सवाल पूछा है और हम ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फ़ेस है वो 9 मई के बाद एक मुख्तलिफ फ़ेस है, तो क्या उनके ऊपर एक लेबल सा लग गया एंटी इस्टेब्लिशमेंट का, जिस पे उन्होंने ये वो कहा है कि वो एक प्रो स्टेट पार्टी है और स्टेट मुखालिफ कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकती। और ऐसे में आसमा साहबा एक बात और भी तो है, एक नशिस्त वाली जमात ज़ाहिर है वो, ऐसे में हमने खुद भी सवाल रखा कि तहरीक इंसाफ इत्तेहाद के बदले क्या देगी। उन्होंने कहा सिर्फ मोरालिटी के ग्राउंड पर ये हो रहा है। आपकी नज़र में ये क्या हो रहा है? जो इत्तेहाद हुआ तो MWM को क्या मिलेगा? कोई वजारत, कोई ओहदा, कुछ और क्या? मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो एक सेटअप बन रहा है उनका। अच्छा। MWM उनके साथ शरीक कार होगी और उनकी अलाइंस में होगी, तो हो सकता है कि वहाँ पे एडजस्टमेंट कोई हो, मगर वहाँ पे असम्बली में MWM का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अलबत्ता उससे बाहर हो सकता है, सेनेट के हवाले से भी आगे फ़ैसले हो सकते हैं, दीगर मामलात पे भी फ़ैसले हो सकते हैं। ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है, लेकिन इन रिटर्न हर सियासी जमात वो MWM ये कहती है कि हम गैर मशरूत तरीके पे या गैर मशरूत तौर पे जो है वो उनके साथ गए हैं। तो अब देखना है कि किस तरह से एडजस्ट करती है उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। अच्छा साहब, ठीक है, ये मामलात अपनी जगह पे, लेकिन अब ज़रा नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो नून लीग के साथ हुकूमत में बैठने से ज़ाहिर उन्होंने इनकार कर दिया है कल, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन साथ ही साथ आइनी ओहदे जो है उनका तकाजा भी वो कर रहे हैं। नून लीग के लिए ऐसे में कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? पीपल्स पार्टी का ये फैसला क्या नून लीग के हाथ पांव बांध नहीं देगा? जाहिर है कोई भी डिसीजन अगर लेना होगा तो अकेले तो कोई भी फैसला नहीं कर सकेगी, पीपल्स पार्टी की जरूरत तो उनको पड़ेगी। तो ऐसे में हुकूमत का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? क्या मुद्दत पूरी कर सकेगी और या फिर मुल्क को दोबारा से मिड टर्म इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इस किस्म की सूरत हाल होगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मेचोर सियासी जमात है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी, और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी किस्म की एक्सपेरिमेंट का, किसी किस्म के निज़ाम को डीरेल करने का। और मेरा ख्याल है जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी उसी सफ़े पे रखेगी जिस पे सियासी जमातें हैं, क्योंकि बहरहाल आवाम को जो फेस करना है वो पाकिस्तान की सियासी
जमातों ने करना है, मगर एक दुनिया को एक पैगाम देने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है वो इस मुआशी बहरान के अंदर और एक आलमी सतह के ऊपर ये सलाहियत रखता है कि वो मिल के सियासी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर फ़ैसले कर सकें। और हमारी इत्तला भी है और हमारे एक इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी साहब ने ये फरमाया भी कि हमें हुकूमत साजी से पहले कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो बातचीत करनी है, हमें कुछ फैसले करने हैं और ख़ास करके इकॉनमी के हवाले से प्राइवेटाइजेशन होगी नहीं होगी, किसकी इदारे की होगी किसकी नहीं होगी, उस पर जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के बहुत से अहम मामलात पर ज़ाहिर है बातचीत होगी, उसके बगैर मामला आगे बढ़ नहीं सकते। अब ऐसे में एक और फैसला जो कि पीटीआई की तरफ से किया गया है, केपी के वजारत आला का, और जो नाम सामने है वो अली अमीन गंडापुर साहब का है। अब ज़रा पहले ही हम देखते हैं कि पंजाब में बुज़दार साहब का जो फैसला हुआ उसमें बड़ा नुकसान पहुंचा पीटीआई को। अब ऐसे में इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं एज सीएम, वो चाहे फिर पीटीआई फैसला करे अली अमीन गंडापुर साहब से मुताल्लिक, या चाहे पीएमएल फैसला करे मरियम नवाज साहब से मुताल्लिक, जो पहली बार इंतखाब लड़ेंगे, जो पहली बार अवामी ओहदा लेकर सामने आएंगी, तो ऐसे में इस फैसलों पर क्या लगता है आपको? स्पेशली अली अमीन गंडापुर साहब से मुताल्लिक राय दीजिएगा। उनके बयानात भी सबके सामने खवातीन से मुताल्लिक, और 9 मई के वाक़े पर भी नामजद हैं वो, तो ऐसे में क्या नज़र आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, ये कोई बहुत दानिशमंदाना फ़ैसला बिल्कुल नहीं है और ना ही ये एक संजीदा और मैच्योर फ़ैसला नज़र आता है, क्योंकि एक तो अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके ऊपर बड़े संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं। 9 मई के बाद उनके हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, मुकदमात हैं, और दूसरी जानिब उनका जो एक मुआशरती तौर पर जो रवैया है कि एक मिसोजिनिस्ट का इल्ज़ाम, और फिर जिस तरह वो अपनी तकारीर के अंदर ख़वातीन को, मरियम नवाज़ साहिबा को टारगेट करते रहे हैं, और इसके अलावा भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत अच्छा फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से या बानी की तरफ से जो है वो किया गया है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप जो है वो हमें छेड़ेंगे तो हम इसी तरह के जो लोग हैं वो लेके आएंगे। ये मुफाहमत नहीं है, लेकिन मुज़ाहमत के लिए सियासी तौर पर मैच्योर लोगों को सामने आना और प्रिंसिपल्स पे या बयानिए पे और नज़रिए पे बात करना और है, और इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं उनको सामने रख के आगे बढ़ना और है। ये तहरीक इंसाफ को बिल्कुल उसी तरह के फ़ैसलों में से है जिस तरह से उस्मान बुज़दार साहब का फ़ैसला किया गया था, और अगर इस तरह के फ़ैसले जो हैं वो होते रहे तो ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बहुत अच्छा शगुन नहीं होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। आसमा साहिबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। आज दुनिया भर में वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है। क्या आपने अपनी बेगम को आज फूल दिया? फूल? गुलाब का, गोभी का नहीं। वैसे गोभी का दिया था। गोभी का दिया था आपने कि ये मैं आऊं तो आगे पका हो। मैंने कहा गोभी का फूल दूंगा, वो गोभी के पराठे बनाएगी। कोई चॉकलेट, कोई गिफ्ट, कोई फूल, या कम से कम मोहब्बत का इजहार? मैं उम्र के उस हिस्से में हूं कि जहां मुझे नजर रखनी पड़ी अपने बच्चों पे। कल मेरा बेटा मुझे कहता है कि बाबा मैंने कल 2 चॉकलेट्स लेकर स्कूल जाना है। मैंने कहा क्यों? तो कहता है कि बाबा वो कल टीचर्स डे है। मुझे एकदम याद है कल टीचर्स डे तो नहीं है, ये 2 चॉकलेटें जा किधर रही हैं। तो आज मैं जरा हिसाब लूंगा उससे, हिसाब लेगा कि ये 2 चॉकलेट्स गई हुई। खैर आप तो खैर रह नहीं रहे, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से ज़ाहिर मोहब्बत का इजहार करते हैं और कपल्स इसको मना रहे होते हैं इस दिन को। अच्छा, ऐसे एक फैसलाबाद का एक कपल है, मियाँ बीवी, वो बड़े मुनफरिद अंदाज से, बड़े अनोखे तरीके से इस दिन रोजाना मनाते हैं वैलेंटाइंस डे, राइट? अच्छा, 40 साल इनकी शादी को हो चुके हैं और 40 साल से ये एक जैसे कपड़े पहनते हैं। माशाल्लाह, एक जैसे कपड़े। वैसे मुश्किल काम है, कैसे होंगे? मुश्किल काम है। वैसे तो एक टाई नहीं मैच हो रही होती ओवरऑल अगर देखा जाए, है उनके कपड़े मैच होते हैं और रोजाना की बुनियाद पर होते हैं। मोहम्मद नासिर साहब और उनकी वाइफ शगुफ्ता नासिर साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमने सोचा कि जो इतनी मोहब्बत की खूबसूरत सी दास्तान है फैसलाबाद की, ये पूरी दुनिया को आज हम दिखाते हैं। नासिर साहब, शगुफ्ता साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सवाल का सलाम का जवाब भी एक साथ है। सिंक केमिस्ट्री माशाल्लाह। आप तो रोजाना मोहब्बत की एक नई दास्तान रकम करते हैं कि नया जोड़ा एक जैसा पहनकर। वैलेंटाइन डे पर क्या करते हैं? आज के दिन की मुनासबत से बताएं कि क्या प्लानिंग होती है? गोभी का फूल या गुलाब का फूल?
जाहिर है गुलाब का फूल है शेफ, गोभी का फूल वो आप सोचे कि वो किस लिए हो सकता है, वो तो सिर्फ जाएगा तो चूल्हे में जाएगा गोभी का फूल। वो गुलाब का फूल है वो तो आपके पास रहेगा और आप उसको चाहे अपनी गाड़ी में रखें चाहे अपने बेड के सराहने रखें। जी वाह। तो अभी आज का फूल मिल गया नासिर साहब, शगुफ्ता साहिबा को दे दिया आज का फूल आपने? अभी फूल मिलने का जो है वो क्योंकि अभी उठते तो आपके प्रोग्राम में हम लोग आते, तो अब इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो सेलिब्रेशन जो है वो इंशाल्लाह करेंगे। प्रोग्राम हमने खराब कर दिया, खाना शाना जबरदस्त। तो ये एक तरह प्लान होता है थोड़ा सा ये जाने ये इस तरह का प्लान आपका दिन का होता है, थोड़ा सा बताएं। एक पहला सवाल तो मेरा ये कि ये आपने भी सबीन कहा कि नासिर साहब ने फूल दे दिया, यही जरूरी क्यों है कि नासिर साहब ने शगुफ्ता साहिबा को फूल देने, शगुफ्ता साहिबा भी तो फूल दे सकती हैं? मुझे पता था ये सवाल आएगा। जी बताएं। नहीं आपने कैसे ये कर लिया सर, क्योंकि हमारे दरमियान में तो कोई ऐसी चीज नहीं होती कि इन्होंने ही मुझे फूल देने, मैं भी इनको फूल जो है वो देती हूँ, विश करती हूँ इनको। नहीं हमने तो ये इस तरह की रवायत ये वाकई क्यों मर्दों से क्यों करते हैं कि मर्द ही ये कुछ करे, फीमेल भी तो ये हमें लग रहा है कि वाकई सख्त है थोड़ी सी। नासिर साहब अंदर की बात बता दे, साथ तो बैठी हुई है। अंदर की बात बताएं हमको। अंदर की बात हम दोनों में यही है जो बाहर है, वही हमारा अंदर है। वाह जबरदस्त। अच्छा नासिर साहब वैसे ज्यादा कौन बोलता है आप दोनों में से, शगुफ्ता साहिबा या नासिर साहब आपको बोलने का मौका मिलता है? असल में मेन ये है, बाहर मैं बोलती हूँ, घर में ये बोलते हैं। मैं इनके सामने नहीं बोलता। अभी मैं नजर आ रहा है जाहिर है अभी घर में बैठे हुए, वैसे बाहर तो नहीं है, लेकिन नासिर साहब बिल्कुल चुप है। मैं चाहूंगी कुछ तो बोले। बोले मैंने इनके सामने बताया ना आपको, मैं इनके सामने नहीं बोलता, मुझे बोलने अच्छा नहीं देती है। ये एक कामयाब शादीशुदा जिंदगी गुजारने का ये राज है, जिंदगी का राज, यही तो राज है। क्या यही राज है कि शौहर खामोश रहे बीवी के सामने। तो ठीक है ना, ऐसे होना भी चाहिए, इट्स परफेक्टली फाइन। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मसला होना चाहिए। अच्छा नासिर साहब, शगुफ्ता साहब, मैं चाहूँगी दोनों रिस्पॉन्ड इस पे जरूर करें। नासिर साहब आप कर दें, वैसे अब रिस्पॉन्ड से बड़ा अच्छा हो जाएगा। अभी भी जो ड्रेस आप दोनों ने पहना हुआ है, क्या मार्केट में ढूंढना, इसको बनवाना मुश्किल होती है? क्योंकि अक्सर जो खवातीन के ड्रेसेस होते हैं, जैसे मर्दों के ड्रेसेस ढूंढना बिल्कुल सेम टू सेम थोड़ा मुश्किल तो होती है। ड्रेस डिजाइनिंग में प्रो मैक्स है। असल में हम इसको खुद से मैनेज करते हैं, ये बाजार से हम लोग नहीं परचेज करते हैं। सिर्फ ये है कि कपड़ा हम लोग लेते हैं, उसमें जरा प्रॉब्लम ये आती है कि कलर ऐसा हो जो मुझे भी सूट करे और इनको भी, जो मेल और फीमेल में जो है सेम हो जाए। तो बाकी उसके बाद फिर एम्ब्रॉयडरी की आती है। एम्ब्रॉयडरी भी ज्यादातर यही होता है कि मैं खुद ही करती हूँ, जब समझ नहीं आती तो फिर नासिर साहब मेरी हेल्प करते हैं। अच्छा, हम दोनों मिलके जो है वो उस चीज को लेके चलते हैं। क्या बात है। और अभी कितने टोटल ड्रेसेस इस वक्त आपके वार्डरोब में हैं? कितने ड्रेस है बताएं हमको। वो अनगिनत है, आप रोजाना बुलाएं हमें, रोजाना नए जोड़े पे आएंगे। क्या बात है, ड्रेसेस खत्म नहीं होंगे। अच्छा, जब आप लोग बाहर जाते हैं या किसी गैदरिंग में, कमेंट्स क्या मिल रहे होते हैं सेम ड्रेसिंग पे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और कोई ऐसा कपल भी होता है जो आपको देखकर इतना इंस्पायर हो गया हो कि वो भी कोशिश करता है, क्योंकि ज़ाहिर है रोजाना करना तो उनके लिए खासा मुश्किल होगा। आप तो माशाल्लाह कई सालों से कर रहे हैं इवेंट्स में ही कभी जिन्होंने कहा कि आपको आपकी देखा देखी हमने भी ये किया। हाँ नहीं, उसमें शायद ये है कि बहुत सारे लोग जो है फॉलो तो जरूर करते हैं, लेकिन वो एक दो सूट से ज्यादा नहीं बढ़ पाते। कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन इतना लंबा टाइम जो है वो कोई नहीं गुजारता। हमारा लिबास जो है ना, ये आपके लिए ना एक मैसेज है। हम खुद नहीं बोलते, हमारा लिबास बोलता है। अरे वाह, क्या बात है, आपने उसको ऑपोजिट कर दिया कि मैं नहीं बोलती, मेरा यार बोलता। आपने कहा मैं नहीं बोलता, मेरा लिबास बोलता। मेरा लिबास बोलता। चले, हर एक का मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि ये अपना तरीका होता है। तबलीग करते हैं। वाह। अच्छा नासिर साहब, जाहिर है एक खूबसूरत कपल तो माशाल्लाह आप लोगों का है 40 साल से, और लोग बड़ा पसंद भी कर रहे होते हैं आप लोग दोनों की केमिस्ट्री को, मैचिंग ड्रेसेस को, लेकिन साथ ही साथ ऊंच नीच तो रिश्ते में हो ही जाती है, जिसको सॉर्ट आउट करना बड़ा ज़रूरी होता है। और कभी नाराज़गी भी हो जाती है, तो जब नाराज़गी जब होती है, लड़ाई होती है, तो पहले कौन बनाता है दोनों में से? मैं कहेंगे कि पहले कौन दूसरे का सूट साड़ देता है। नहीं, कौन बनाता है? मनाते ही नहीं।
कोई भी नहीं हमारे मनाता? कोई नहीं मनाता। मतलब खुद ही नाराज नहीं होते या बस खुद ही बात करना शुरू कर देते हैं? नाराजगी तो होती है। मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैं ये कह चुकी हूँ कि अगर कोई आपको कहे कि हमारी कभी लड़ाई नहीं होती, वो झूठ बोलता है। और ये अब नॉर्मल लोगों की निशानी है कि लड़ाई झगड़ा ना कर। ये जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसको तूल ना दे, लंबा ना खींचे इसको। और उसके बाद जो मनाना, रूठना मनाना, ये चीज हम में नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो बच्चे आपके, वो कितना इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं? गिफ्ट्स भी अगर लाएं तो वो सेम ड्रेसेस सरप्राइज के तौर पर भी, कि उन्हें पता है कि सेम ड्रेसेस पसंद आएंगे, इससे अच्छा तोहफा क्या हो सकता है आपके लिए? हाँ नहीं, बच्चे कोशिश करते हैं माशाल्लाह, बहुत अप्रिशिएट करते हैं तीनों बच्चे हमारे। और गिफ्ट्स जो है वो कपड़ों की सूरत में इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको पता है कि जो इन्होंने खुद से एम्ब्रॉयडरी करवानी या काम करवाना है, वो सारा हम लोगों ने खुद ही करवाना होता है। तो उनके जो गिफ्ट होते हैं कुछ और तरीकों के होते हैं, जैसे वैलेंटाइंस डे के हवाले से या मदर्स डे के हवाले से, फादर डे के हवाले से। हालांकि हम लोग तो इस चीज को, मैं और नसीर साहब नहीं इस चीज को वो करते कि कोई हम लोग स्पेशल को डे मनाए। अच्छा ठीक है, मतलब आप वो माँ बाप का डे तो डेटी डे, हाँ हर दिन वैलेंटाइंस डे है। चलिए जी, बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां बांटते रहें एक दूसरे के दरमियान भी, और लोगों जो है वो खुश करते रहें। पॉजिटिव वाइब्स आती है। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, शगुफ्ता साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। एक तहकीक के मुताबिक जो मुलाजमीन अपनी कंपनी से खुश होते हैं वो बेहतर काम करते हैं और जो उनकी प्रोडक्टिविटी है उसमें इजाफा होता है। और जो लोग अपने इदारों से नाखुश हों तो वहाँ के मुलाजमीन की वजह से, उस नाखुशी की वजह से अगर हम ओवरऑल देखें, ग्लोबली देखें तो 8.8 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ता है। ये गैलप का सर्वे है जिसका आज हम हवाला दे रहे हैं। तो साहिर है, वर्क प्लेस इंगेजमेंट जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को इंगेज भी रखें और किस तरह से उनके साथ आप एक अच्छा ताल्लुक जो है वो कायम करते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी इदारों की होती है? क्या जो एम्प्लॉयज हैं उनकी कोई जिम्मेदारी होती है या नहीं होती है कि वो किस तरह से अपने लिए एक माहौल बना भी सकते हैं? क्योंकि हमेशा आपको आइडियल सिचुएशन तो नहीं प्रोवाइड की जाती। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को खुश करती है और इन रिटर्न एम्प्लॉयज को फिर मैनेजमेंट को खुश करना पड़ता है। ओके, वेरी स्मार्ट। आज हम इसी बारे से बात करते हैं कि किस तरह से इदारे अपने एम्प्लॉयज को खुश रख सकते हैं और किस तरह से एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है, और खुद आप कैसे अपने कुलीग्स के साथ एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इससे मुताल्लिक कोई सवाल अगर आप कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं इस मसले का हल हमसे नहीं निकल रहा, तो आज इस मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक कम्युनिकेशन ट्रेनर है इरम फातिमा रिजवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। क्या ये वाकई मुश्किल होता है वर्क प्लेस पर खुश रहना? देखिए, ये 2 वे है जैसा कि आपने कहा है, बट देन जो पहला हाथ बढ़ाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनाइजेशंस ये समझें कि वो जिस किस्म के लोगों को हायर कर रहे हैं उनकी क्या ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फोर्ब्स में जो हम फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ की बात करते हैं उसमें जो टॉप कंपनीज़ हैं उनका वर्क कल्चर अवार्ड्स बाकायदा हैं कि भाई उनकी इतनी अच्छा कल्चर है कि लोग वहाँ पे लंबा अरसा काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक्सपीरियंस में 4 ऑर्गेनाइजेशंस मेरी फोर्ब्स 500 में आती हैं, फॉर्च्यून 500 में, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, IBM, श्नाइडर, ये सब हैं। और इन सब में एक चीज़ बड़ी कॉमन रही है, मैंने ये देखा है कि वो जब आपको हायरिंग करते हैं तो उस वक्त देखते हैं कि आपके लिए ज़िंदगी में क्या ज़रूरी चीज़ है। वो पर्सनल कुछ क्वेश्चंस इसी वजह से पूछते हैं कि वो देखते हैं कि क्या हम इसको कर सकते हैं इंटरटेन। फॉर एग्जांपल, वो पूछते हैं बच्चे आपके छोटे हैं, तो अगर मैं कहूँ कि हाँ मेरा एक छोटा बच्चा है 6 महीने का, 3 महीने का, तो वो मेक श्योर करते हैं कि उनके पास ऑफिस में एक फैसिलिटी हो कि जो कि आप कभी अगर बच्चे को लाना चाहें, मीटिंग्स चल रही हैं, कुछ हो रहा है तो फीड करवाना है, कुछ है तो क्या वहाँ पर फैसिलिटेट किया जा सकता है। सिमिलरली अगर आपकी अगर आप रिमोट आपको अगर ऑप्शंस देते हैं तो आप यकीन करें, सिस्को का अवार्ड मिला था एक दफ़ा कि सिस्को की 80% एम्प्लॉयज़ ने कहा था कि वी आर हैप्पी बाय गेटिंग रिमोट ऑप्शंस। और उसमें होता ये था कि अगर उनकी मीटिंग किसी एक जगह पे है, उसके करीब किसी कॉफ़ी शॉप में बैठ के वो काम कर रहे होते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, वहीं से प्रोडक्टिविटी उनकी काफ़ी हाई हो जाती है क्योंकि दे डोंट हैव टू साइन इन टू द ऑफिस एट 9, साइन आउट फ्रॉम द ऑफिस एट 6। जितना भी आप फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं उतना लोग खुश रहते हैं, और जब वो खुश रहते हैं तो ऑफ कोर्स वो अपने काम का ज़्यादा अच्छा आउटपुट देते हैं।
4 किस्म के एम्प्लॉयज़ होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि काम कर रहे हैं जस्ट खुश रहते हुए, दूसरे वो होते हैं जो इंगेज्ड होते हैं लेकिन ज़्यादा खुश नहीं होते, बस वो अपना जितना उनका चल सके काम उतना कोटा पूरा हो गया, बस नौकरी होगी। तीसरे भी इसी टाइप के होते हैं जो कि ट्राई कर रहे होते हैं कि खुश रहें, अपना एफर्ट डाल रहे होते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है जॉब करना, लेकिन वो शो नहीं करते। और चौथे वो टॉक्सिक होते हैं जो खुश भी नहीं होते, शो भी कर रहे होते हैं, खुश रहने भी नहीं देते। एग्जैक्टली। और वो मेक श्योर करते हैं, जब आप कहें ना कि मुझे बुलाया, मुझे उन्होंने इसका एक्सपेंस का कंपनसेशन दिया, हाँ तो तुम इसके ऊपर काम भी तो कर रहे होते ना, तुम उस दिन रात को 6 बजे तक 7 बजे तक भी तो बैठे थे। मतलब वो टॉक्सिक लोग भी होते हैं। तो अच्छा, ऐसे में एप्रिसिएशन कितनी जरूरी होती है? बहुत जरूरी इदारे की तरफ से अगर आप काम भी कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, अगर आपको एप्रिसिएशन मिलती हो तो उससे भी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं होती? बहुत बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप हर 3 महीने में अप्रेजल्स आर आइडियल होने चाहिए ताकि आपको पता चले कि मैं कहाँ ठीक कर रहा हूँ और अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो कहाँ अच्छा कर रहा हूँ। लोग समझते हैं अप्रेजल्स का मतलब है आपकी प्रॉब्लम्स बताना कि आपका ना यहाँ आपका अच्छा काम नहीं चल रहा था, बट अप्रेजल्स एक्चुअली मीन कि आप ये भी तो बताएं कि तुम्हारे अंदर एक चेंज आया है, हमने देखा है तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल्स बड़ी अच्छी हो गई हैं, तुमने अब डिज़ाइंस बड़े अच्छे सबमिट करना शुरू कर दें, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बड़ा अच्छा हो गया है, तो क्या वजह है। और आप उनसे पूछें कि तुम्हारे अंदर ये कहाँ से आई है, तो आपको एम्प्लॉयज़ से फिर पता चलता है अप्रेजल्स में कि आपने मुझे फ्लेक्सिबल टाइम दिए थे, आपने मुझे ट्रैवल का ऑप्शन दिया था, आपने मुझे इतनी एबिलिटी दी थी कि मैं $1000 के करीब का अपने कस्टमर का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ खुद से, तो मैं उस वक्त खड़े होकर कर रहा था फॉरन सॉल्व। रिट्स कार्ल्टन हो गए, मैकेंजी हो गए, इन सब के ये बताते हैं कि इनकी एम्प्लॉयज़ को आप ट्रस्ट देते हैं, सो देयर एम्प्लॉयज़ आर वेरी कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर दे आर डूइंग, कि उनको पता है मेरे मैनेजर्स जो है ना, जो मैं करने जा रहा हूँ वो इसको अप्रूव करेंगे। अच्छा, अब ऐसे में जब हम एम्प्लॉयज़ का देख रहे होते हैं तो बाज़-औक़ात हम देख रहे होते हैं कि कोई नेगेटिव नहीं भी होता, लेकिन पर्सनालिटी क्लैशेस होते हैं एक दूसरे से। हम इंसान हैं, किसी को कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लग रही होती और इट्स कम्प्लीटली फाइन। उसको किस तरह से एम्प्लॉयज़ अपने एंड पे ठीक कर सकते हैं कि उस पर्सनालिटी क्लैश को पर्सनल ना बनाए और हम उसको अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करके चलें? अच्छा, इंसान जो होते हैं ना वो बर्तनों की तरह होते हैं, हाँ। तो वो आप उनको जब रखेंगे ना वो ज़रूर खड़केंगे, आप चाहे धो के रख रहे हो, उठा के रख रहे हो, बर्तन खड़कते हैं। सो दी मैनेजर्स एंड दी ऑर्गेनाइजेशंस दे अंडरस्टैंड कि क्लैश होता है, इसीलिए एक बहुत समझदार लीडर बीच में चाहिए होता है, बहुत समझदार मैनेजर चाहिए होता है जो ये समझ जाए कि इन दोनों का शायद कभी कभार हमारे रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से क्लैशेस होते हैं, कभी ज़बान की वजह से होते हैं, कोई मैनेजर्स बीच में होते हैं जो बड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव रखते हैं और वो इन क्लैशेस से बहुत आगे होते हैं और वो मैनेज करते हैं। एक कॉलर है ताहिर है मरी से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। ताहिर साहब क्या कहना चाहेंगे? जी सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और खुसूसी तौर पे ये जो आप मुलाजमों के मतलब बात कर रहे हैं ना कि किस तरह खुश रखा जा सकता है, ये आपका बहुत ही अच्छा मौजू है। आप क्या करते हैं? हम तो सर सरकारी मुलाजिम हैं। खुश हैं सरकार से? गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। वही पूछ रहा हूँ, खुश हैं अपने इदारे में जहाँ भी आप काम करते हैं? जी सर, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन खास तौर पे ये जो आप लोगों ने कहा है ना कि मुलाजमों के मतलब जो भी आपने आज प्रोग्राम अच्छा, ये सब आपका प्रोग्राम है। अच्छा, वैसे आपने जो कि बड़ा एम्फेसिस किया कि खुश हैं, बहुत खुश हैं, तो रीजन क्या होती है आपके इदारे में? ऐसे क्या मामलात होते हैं कि आप बहुत खुश हैं? सरकार आपके लिए ऐसा क्या करती है? सर आवाज कट रही है आपकी। सरकार ने ऐसा क्या किया कि आप इतना खुश हैं? सर बस जो हमारी मैनेजमेंट है ना, जो हमें हैंडल करती है, जी, वो जो हमारे इंचार्ज है वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वैसे जनरली पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन खुश ही होते हैं, ये मैंने सही बात की है? सही कह रहे हैं। एंड आई वुड हैव रियली, मुझे अच्छा लगता है अगर ये भी ऐड कर दें कि व्हाट इज द रीजन। देखिए फैसिलिटीज, वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो मैनेजर हैं, ओवरऑल उनके लीडर हैं, वो बहुत फर्क पड़ता है इससे। देखिए फैसिलिटीज से फर्क पड़ता है। आप देखें, वो आपका जो क्वेश्चन था ना कि कैसे करें टीम वर्क अगर कराना है, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, देखिए बहुत ज़रूरी होता है आप 6 महीने में या कम से कम साल भर में आप टीम वर्क के ऊपर, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, बहुत अहम बात, कहीं लेके जाएं। ट्रेनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनको रिलैक्स करवाएं, अच्छे बॉन्डिंग हो उनके आपस में। बिल्कुल, आप टीम आप और जान के ऐसे लोगों को एक टीम में डालें जहाँ इकट्ठा काम करना पड़े, जिनमें क्लैश हो, ताकि वहाँ पे वो समझ जाएं कि कोई फर्क नहीं है। यू नो, वंस यू हैव अ कॉमन गोल देन आप इकट्ठे काम करते हैं। तो अब मैं देख रही हूँ कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गए। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, 15 एम्प्लॉइज वाले लोग कर रहे हैं, छोटे स्टार्टअप्स के हम वंस इन अ मंथ जो है जा रहे हैं इकट्ठे, गेम्स खेल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे एम्प्लॉइज भी होते हैं, आपने जैसे 4 टाइप्स बताए कि वो एम्प्लॉइज जो कि खुश नहीं होते, कोई रीज़न भी हो सकती है, वो उनका टीम लीडर भी हो सकता है, वो उनका कोई को वर्कर भी हो सकता है, वो उनकी टाइमिंग भी हो सकती है, वो उनकी सैलरी भी हो सकती है।
रीज़न कुछ भी हो। अब ऐसे में जब वो अपने काम ना करने का बहाना सिर्फ एक ही दें कि नहीं चूँकि ये मसला मैं इसलिए काम नहीं करूँगा, अब इसको डील कैसे किया जाए, वो एम्प्लॉय खुद कैसे उस फेस से निकले, चूँकि उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो खुद भी डिस्टर्ब होगा, उसकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होगी और वो इदारे के लिए भी नुकसानदेह होता है। और फिर उसके मैनेजर जो भी टीम लीडर है वो कैसे इस मामले को देखे। अच्छा, ये 2 डिफरेंट क्वेश्चंस है। देखिए, एक टीम लीड का टॉक्सिक होना इज वेरी डिफरेंट, या फिर वो मुश्किल होना, या फिर अपना काम सही नहीं करना, और एक एम्प्लॉय का होना इज वेरी डिफरेंट। बाय द वे, टॉक्सिक जो है ना वो हल हो जाता है। यू ऑलवेज नीड टू सी के रूट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और वो हल हो जाता है। मैंने खुद लोगों को चेंज होते हुए देखा है, कभी कभी नहीं भी होता लेकिन इवेंचुअली विद टाइम मेरा तो पॉजिटिविटी यही मेरी इस वक्त में आती है कि दे यूजुअली चेंज इफ यू गेट अ गुड मैनेजर। अच्छा, इसमें बहुत ज़रूरी है आपके मेंटर्स बहुत अच्छे हों। सिर्फ एक मैनेजर नहीं होता, एक मैनेजर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ सीनियर लोग ऐसे हैं जिनको मैं उनके साथ शैडो करवाऊं कि ना वो उनके साथ कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता कि मेरे टीम के लोग जो हैं वो किसी और से बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू भी करते हैं। कॉलर है हमारे साथ जी, काशिफ है कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी काशिफ, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम मैडम, मैं अपने ये इदारे के हवाले से बात करना चाहता हूँ। कराची में एक टेक्सटाइल कंपनी में जॉब करता हूँ मैं। ठीक है। तो ये प्रोस टेक्सटाइल के नाम से, सर मैं यहाँ तकरीबन 15 साल से हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मैं अपने इदारे की कारकर्दगी से बहुत खुश हूँ सर। बहुत मेरे साथ मतलब ये कोऑपरेट करते हैं मेडिकल के हवाले से और मेरी जो जॉब के हवाले से। मतलब मैं काम में मेरे को ना हर चीज में आगे रखा हुआ है। तो सर मैं ये कहना चाह रहा था कि इसी तरीके से, और मैं मतलब प्राइवेट जॉब करता हूँ, प्राइवेट कंपनी में हूँ। तो लेकिन आप बहरहाल खुश हैं, चूंकि जो हालात आसपास हैं उसकी वजह से आप खुश हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। कासिम है नौशहरा से। अस्सलाम वालेकुम जी। कासिम साहब साथ मौजूद हैं? लाइन ड्रॉप हो गई है, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, ऐसे में काफ़ी सारे लोग, जिस तरह वो भी बता रहे हैं, और अभी जो कॉलर काशिफ हमारे साथ है वो भी कह रहे थे कि फैसिलिटीज काफ़ी ज़्यादा देते हैं, काम में आगे करके, मतलब आपको एम्पावर करते हैं। यानी इसमें अगर ऐड करूं सबीन, सैलरी का टाइम पर आ जाना, आपको पर्क्स एंड प्रिविलेज अच्छी मिलना, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, किसी और नागहानी सूरत में आपको फैसिलिटेट करना इदारे की तरफ से। आपने जिस तरह खुद एक एग्जाम्पल भी दी, रिमोट वर्क की इजाज़त देना, यानी उस एम्प्लॉय की कंडीशन को समझते हुए फैसिलिटेट कर जो इदारे ये करते हैं वो कितना इससे फ़ायदा उठाते हैं? बहुत ज़्यादा। आप यकीन करें 80 to 90% ऑफ आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है सिर्फ एम्प्लॉय को खुश रखने से। लोग समझते हैं कि मैं ये इन्वेस्टमेंट करूंगा तो ये कहीं और चला जाएगा कल को। आप ये सोचें कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें और ये यहीं पे रह जाए, फिर क्या करेंगे? तो इससे बेहतर है उनके ऊपर ट्रेनिंग पे खर्चा करें, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दें, अच्छा माहौल रखें। अब जैसे वैलेंटाइंस है, उसको वैलेंटाइंस को वैसे वो हमारा रिलीजन उसका नहीं है ताल्लुक, लेकिन वैसे ही कल्चरली इंजॉय करें उस दिन। दोस्त एक दूसरे को गुलाब दें, बलून्स लेकर आएँ, केक काटें। बर्थडे के लिए बहुत ज़रूरी है कि HR जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट करे कि आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपकी एनिवर्सरी होती है। इसी से कनेक्शन आपका बिल्ड होता है। हर कोई जब अपने डेस्क पे होता है, किसी की बर्थडे है, कोई भी इवेंट आ रहा है, तो वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और इस बहाने एक दूसरे से बात भी हो जाती है। कॉलर जी हमारे साथ साकिब है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी क्या कहना चाहेंगे साकिब? मैं सर टेलीविजन को छोड़ दीजिए, हमसे बात कीजिए। रन कर रहा हूँ सर। जी वहाँ पे मेरे पास अमला है, तीन वर्कर मेरे नीचे काम करते हैं। तो पर्सनालिटी के सर बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। इस तरह बात हो नहीं पाएगी। जो हमें कॉल करें बार बार बात करते हैं, टेलीविजन की वॉल्यूम आपने लो करना है और बात हमारे से करनी है तो टेलीफोन पे करनी है, टीवी पे थोड़ा सा डिले होता है। एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? जी मैं एक प्राइवेट इदारे में काम करता हूँ। 32 साल से काम कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अपने इदारे से। असल में जो मालकान की जो पॉलिसी होती है उस पर अमल किया जाए तो मैं किसी मुलाजमिन को कोई भी मालिक ना खुश नहीं करता। कोई एक चीज जो आपके इदारे में हो जिसकी वजह से आप खुश हुए, अगर आप मेंशन करना चाहें। जी उसमें यह है कि वो अब बिल्कुल बच्चों की तरह हमें ट्रीट करते हैं, तमाम एम्प्लॉइज को। उसमें अगर हमें कोई पर्सनल कोई मामला आते हैं तो उसमें भी वो हमारी हेल्प करते हैं और अगर हमें लीव वगैरह पे चाहिए हो तो हमें लीव भी देते हैं। हमें अगर हमें एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करनी पड़े तो वो भी हम करते हैं।
बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल किया। आज तो जितने कॉलर्स हैं वो खुश हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। लग रहा है मेजॉरिटी खुश ही है, हम तो वैसे सेगमेंट कर रहे हैं। दिस इज अमेजिंग एंड दिस इज अमेजिंग कि लोग अगर समझते हैं ना इस तरह के हमारे यहाँ जो है वर्क प्लेसेस इस टाइप के हैं, अच्छी अच्छी सबने रीजंस दिए। बिल्कुल। और हम जब बाहर होते हैं, यूजुअली व्हेन आई वाज आउट, हमें यही लगता था कि पाकिस्तान का जो वर्क प्लेस है वो बड़ा जो है मुश्किल है, औरतों के लिए मुश्किल है, मर्दों के लिए मुश्किल है। बट यकीन करें, मेरे अपने हस्बैंड जो हैं, उनसे अगर आप 16 घंटे काम करवा ले वो करेंगे, क्योंकि वो जो उनके ऊपर ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हुआ है, उनकी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप काम करने को दिल करता है। आप वो नौकरी समझ के नहीं कर रहे होते, आप दिल आपका कर रहा होता है, तो आप तभी जाहिर है वो काम ये मेरा काम है, ये मेरी ओनरशिप के साथ ओनरशिप, बिल्कुल, दैट्स अ परफेक्ट वर्ड। और इसी वजह से जो है ना, आपको चाहिए कि आप उनका ख्याल रखें ताकि वो अपना काम समझ के इसको करें। प्रॉब्लम तब आती है जब आप ये कहें कि ये मेरा काम है, इसको ऐसे करो। उनको करने दें, उनको फ्री हैंड दें, उनको क्रिएटिविटी लाने दें। आप जब रोकते हैं ना, क्या सोच रहे हो, क्या लिख रहे हो, उसमें लोग फंस जाते हैं। सो इट्स बेटर दैट यू लेट देम बी फ्री, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, और इस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। हम बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, साहब मौजूद पर गुफ्तगू करती है। बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में जितने हमें कॉल्स आई तो हम इससे यही कह सकते हैं कि बेशतर इदारों में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, विच इज़ वेरी गुड, वो चाहे सरकारी हो या कि प्राइवेट हो, और इसीलिए जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश हैं। एक ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। नॉर्मली हम देखते हैं कि एड, ड्रामा, फिल्म, उसके बाद वो दीगर मुल्कों की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, लेकिन उसके बरअक्स आज हम एक ऐसे एक्टर की बात करेंगे जिन्होंने डायरेक्ट कदम रखा जी अमेरिकी फिल्म्स में, ड्रामा में ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, बेहतरीन सलाहियतों से पाकिस्तान का नाम वो रोशन कर रहे हैं। हम बात करें हॉलीवुड के अदाकार हैं, पाकिस्तानी अदाकार हैं कामरान शेख, और बहुत थोड़े अरसे में अमेरिका की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी जगह बनाई है, और देखते ही देखते फिल्मों में, ड्रामों में, कमर्शियल्स में उन्होंने काम किया है, और अब तक कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिसमें द ट्यूटर भी है, हाफ बेक्ड 2 है, इविल आई है, द हॉन्टेड मैंशन है, और इंडिया स्वीट्स एंड स्पाइसेस शामिल है, ऐसे बहुत सी और फिल्म्स हैं। आज कामरान यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक, आप कैसे? कैसे एंट्री हुई इस इंडस्ट्री में? वेरी लकी। मैं एक्चुअली आई वाज वर्किंग एज अ IT कंसल्टेंट एक डिलॉयट के लिए, और somebody saw me in the lobby, और फिर वो लोग ने कहा कि we like your look, तुम आओ अंदर, I mean audition for something. Okay. तो मैंने कहा किसके लिए? They wouldn't tell me, and then finally they told me after I did the audition it was Captain America Civil War. अच्छा। तो हालांकि वो सीट कट हो गया, लेकिन फिर भी that's how I got into the industry. सही। तो कैसा तजुर्बा रहा, एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा, और कितने साल हो गए हैं आपको? अब 5 साल हो चुके हैं अब माशाल्लाह, 25 titles so far. तजुर्बा आई मीन यहाँ से बहुत अलग है। वहाँ क्या है कि कंपटीशन बहुत है। अगर आप एक रोल अगर आता है और ऑडिशन करना पड़ता है, तो आई मीन यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट 15 to 2000, अच्छा 1500 to 2000 एप्लीकेंट्स। या तो यू नो यहाँ जैसे कि, और मैं चाहता हूँ कि अब पाकिस्तान में जो हमारा, आई मीन आई वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान। मुझे वंस अ पाकिस्तानी ऑलवेज अ पाकिस्तानी। मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ पे काम करें? जी जी, हालांकि वहाँ तो काम बहुत है, अच्छा, अल्लाह का शुक्र है वहाँ मिल रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ यहाँ भी काम मिले, ड्रामों में या वैसे। यहाँ पे वैसे काम लेने के लिए उर्दू बड़ी अच्छी होनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ड्रामाज में भी अगर देखें तो उर्दू कैसी आपकी? उर्दू मेरी फिर भी ठीक है, आई मीन इतनी ख़राब भी नहीं है। असल में मेरी वाइफ ने ना बहुत ड्रामे मुझे दिखाए हैं, तो मैं उसी से सीखा हूँ बेसिकली। कोई बात नहीं, कुबरा खान के साथ काम कर सकते हैं। अच्छा, उष्णा शाह के साथ भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो फिर उनके उर्दू के एक्सेंट में थोड़ी झलकती भी है। कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जो यहाँ भी काम करते हैं, वहाँ भी काम करते हैं। मेरा उर्दू एक्सेंट बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। देखें जैसे सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। इसमें उर्दू कहाँ थी? तो अंग्रेजी थी, और वो भी टूटी फूटी थी, टूटी फूटी। जैसे मैंने पूछ लिया, अभी तक कितने कैरेक्टर्स आपने अदा किए हैं? आई बिलीव 20 between 20 and 25 characters. ओके, और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जिसे आप समझते हैं कि अच्छा ये सबसे अच्छा आपने रोल प्ले किया, वो किस मूवी या ड्रामे में था? आउटर बैंक्स, नेटफ्लिक्स के आउटर बैंक्स। नेटफ्लिक्स में मैं काफ़ी शोज़ कर चुका हूँ। अच्छा, हाँ, नेटफ्लिक्स में काफ़ी शोज़। अच्छा, जनरली नेटफ्लिक्स के शोज़ में बहुत कम पाकिस्तानी, आई थिंक, ऑन टिप्स। या एग्जैक्टली। आउटर बैंक्स है, कोबरा kai है, और अभी हॉन्टेड मैंशन भी आने वाला है डिज्नी का। लेकिन आउटर बैंक्स में मैं आई वाज द कैप्टन, द मेन विलन कैप्टन, एंड दैट्स द नंबर 1 शो इन द वर्ल्ड। तो आई मीन यहाँ नहीं होगा शायद, लेकिन इट्स अ वेरी गुड शो। अच्छा, खुद किस तरह के रोल्स करने में करना पसंद है? अब लेट्स सपोज पाकिस्तान आ गए, आप आना चाह रहे हैं जाहिर है, और काम यहाँ पर आप करना चाह रहे हैं आगे परसों, किन रोल्स को प्रेफर करेंगे? हीरो का रोल करना है, विलन का रोल करना है, क्या करना है? स्पाई रोल।
स्पाई मतलब कि ऐसा जो कि that'll showcase my special abilities, जैसे कि मैं I'm trained in martial arts, I'm trained in और आप स्टंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। स्टंट्स में करता हूँ, खुद करते हैं? हाँ, स्टंट्स खुद ही करता हूँ। और ऐसा कोई रोल हो, इवन अ ड्रामेटिक रोल, जैसे कि किसी का बाप अगर प्ले कर रहा हूँ, I would love to do a dramatic role. कॉमेडी थोड़ी मुश्किल होती है। अच्छा। कॉमेडी एक्चुअली वेरी हार्ड। तो अगर ड्रामेटिक रोल या हीरो तो खैर यार मैं अब हीरो में कहाँ रहा, लेकिन क्यों? I mean, हीरो की खास उम्र होती है। I don't know. इंडस्ट्री तो यही बनाया हुआ, राइट? अच्छा, वैसे शोएब, बहुत सारे लोग इस वक्त इनको देख भी रहे हैं, डायरेक्टर्स भी देख रहे हैं, प्रोड्यूसर्स भी देख रहे हैं, तो क्यों ना एक लाइव चैलेंज दे दें हम, छोटा सा। चैलेंज क्या हो सकता है? एक हम एक सिनेरियो अगर दे दें और उसमें एक्ट करके दिखाएं आप। ओके, सिनेरियो आप देंगे, आप बहुत अच्छे सिनेरियो मैं दूंगा इस मामले में आप। सिनेरियो, ओके। आप हैं हीरोइन के अब्बू। ओह, अच्छा। और हीरोइन ये है। अच्छा, ठीक है। और आपने इनको डांटना है। किसी बात पे भी डांट सकते हैं आप, किसी बात पे भी डांट सकते हैं। कोई बात देना यार, बात दूं। ये घर भी लेट आई हैं और 14 फरवरी को घर लेट आई हैं, तो आपने इनको डांटना है। अच्छा, आप हीरो के अब्बू है, हीरो के अब्बू है। वो 14 ये हीरो है, ठीक है, आप इनके अब्बू है, और ये 14 फरवरी को लेट आए घर, आपने इनको डांटना। आप बिल्कुल वही चीज उनके ऊपर डाल दिए। मुझे मालूम था ये आएगा। तो चले। अच्छा, हमारे टाइम बड़ा कम है। बेटा कोई ये टाइम है कोई आने का घर? टाइम पर तो आया हूँ। टाइम पे आया हूँ। आज 14 फरवरी है, इसीलिए तुम लेट आए। मुझे पता है क्यों आए हो तुम इतना लेट। तो 14 को क्या करना था घर पे रह के मुझे? बेटा आपको टाइम दे रहा था। याद रखो, हमारे पूरे जो ये यहाँ मुझे बताना पड़ेगा थोड़ा लाइन। ज़ाहिर है वो स्क्रिप्टेड होते हैं, हमने तो बिल्कुल फिल्मबंदी करने की कोशिश की है, तो मैंने उनको फंसा दिया। ये हो जाता है। अच्छा, वैसे कितने रीटेक्स जब हम हॉलीवुड की बात करते हैं या नेटफ्लिक्स की बात? डिपेंड्स। जैसे कि स्टंट सीन्स में काफ़ी रीटेक्स होती हैं, क्योंकि कभी कभार सही एंगल नहीं मिला है, व्हाटएवर। लेकिन यूजुअली एनीवेयर बिटवीन 4 to 10 टेक्स। और क्या होता है पाकिस्तान, अमेरिका में क्या होता है कि there's camera A, camera B, ऐसा तो होता ही है। लेकिन फिर there's a hero shot, then there's a co-actor shot। मतलब कि डिफरेंट एंगल्स में सेम सीन बार-बार शूट होता है। हर जगह पे ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही करना पड़ता है वैसे पाकिस्तान से ऑफर हुई है कभी आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुई, लेकिन आप करना चाह रहे हैं, तो वी रियली होप कि आप जो भी करना चाह रहे हैं आप सक्सेसफुल रहे उसमें और अपने टैलेंट को यहाँ पे भी आके निखारें। हाँ, और मैं चाह रहा हूँ कि अपने पाकिस्तानी, क्योंकि अच्छा पाकिस्तान में अब अमेरिका में हम लोग वो भी कर रहे हैं एक फिल्म फेस्टिवल पाकिस्तानियों के लिए। मी, फरहान ताहिर और क्रिएटिंग इट, एंड देयर इज अदर्स पीपल। हाँ, वो जो पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, तो एक तरह से कोलैबोरेशन और काम साथ शुरू हो ही चुका है। सो वी रियली होप कि जो रोल आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिले। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। संगे मां, क्या ज़बरदस्त ड्रामा है और सब ने बड़ा पसंद भी किया है इसको। और एक किरदार हाजी मरजान, 59 बरस के आज हो गए हैं। तुम्हारे जाज के हम बात कर रहे हैं, 59 बरस के आज वो हो गए। आज उनकी सालगिरह है और हम न्यूज़ की जानिब से, हम नेटवर्क की जानिब से और हम सब की तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। क्या खूबसूरत अंदाज से सारे किरदार उन्होंने आज तक अपने निभाए। छोटे से छोटा किरदार हो, चाहे वो विलन का हो, चाहे वो हीरो का हो, चाहे वो अब्बू का हो। वैसे अभी तक तो हीरो ही आ रहे हैं, हीरो के अब्बू बड़े कम ही नजर आ रहे होते हैं अभी तक। माशाल्लाह इतना उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है और क्या जानदार किस्म की उनकी अदाकारी है, तो लोग ज़ाहिर बड़ा पसंद करते हैं। परिजाद, उसमें शोएब उनकी अदाकारी को बहुत आपने भी तो साथ काम किया इनके। होस्टिंग। हाँ, मैंने होस्टिंग की थी। अच्छा, ही इज सच अ ग्रेट मैन। आप ओवरऑल अगर बात करें तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो बड़े लोग होते हैं ना, उनकी एक निशानी होती है कि उनके साथ जितने लोग काम कर रहे होते हैं वो जो है छोटे, वो किसी को छोटा नहीं समझ रहे होते। तो ऑब्वियसली ये एक बड़ी बात होती है, बड़े लोगों की निशानी होती है। अब उनका बेटा जावियार, उसकी बात हम करें, वो किस तरह से एक ज़बरदस्त उसने एंट्री दी है कि वो नॉर्मली होता है ना कि अगर आपकी फैमिली में कोई एक्टिंग में हो तो वो कहते हैं जी अच्छा ये तो इसकी वजह से आ गया। उन्होंने अपने किरदार निभाकर जिस तरह से एक्टिंग करके साबित किया कि नहीं, वो ठीक है नुमान साहब के बेटे हैं, लेकिन वो इटसेल्फ उनकी अपनी जो एक सलाहियत है वो नज़र भी आती है। तो ज़ाहिर है वो सीखा होगा वालिद साहब से फॉर श्योर। तो नुमान साहब को आज हम मिलकर कहते हैं जी हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे किस दिन इनकी सालगिरह है, आप तारीख चेक करें।
हाँ ये बात है वैसे, लेकिन वो वाला मामला ना हो गया जो आधे पाकिस्तान की बर्थडे 1 जनवरी को हो रही होती है, हाँ। है कि नहीं, और 14 अगस्त को हो रही होती है, और अब 14 फरवरी को भी हमें एक बर्थडे मिल गई है, लेकिन अब वेरी हैप्पी बर्थडे, इसी तरह खुश रहे, हंसते मुस्कुराते। आगे बढ़ते हैं जी, एक और खबर। बरतानिया में एक पाकिस्तानी निजात डॉक्टर हैं और खूब तारीफें समेट रहे हैं अपनी काबिलियत से, अपने प्रोफेशनलिज्म से। परवाज के दौरान एक बुजुर्ग खातून की जान बचाई। डॉक्टर राशिद रियाज एक प्रवास में बर्मिंघम से जा रहे थे और इस दौरान तैयारे में सवारी 70 साल खातून की तबीयत अचानक बिगड़ गई। फ्लाइट अटेंडेंट ने उनकी जान बचाने के लिए मुसाफिरों से मदद मांगी और उस वक्त डॉक्टर राशिद रियाज साहब आगे बढ़े और फ्लाइट अटेंडेंट के हाथ में लगी एप्पल वॉच के जरिए खातून का मुआयना किया और मालूम यह हुआ उनको कि दिल के आर्जे में मुब्तला है, उसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। फिर खातून को ऑक्सीजन दी गई और उनकी इस तरह जान बच गई। तो डॉक्टर साहब आज साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा इस पूरे वाक़े से मुतालिक कुछ तो ज़रा हम बता पाएं, लेकिन एक्चुअली पूरा सिनेरियो क्या था उस वक्त? जी थैंक यू वेरी मच। बेसिकली मैं अपनी स्की हॉलीडेज के लिए इटली जा रहा था और जो है ना वी वर इन हाफ वे टू इटली। नॉर्मली लगभग 2 घंटे की फ्लाइट होती है, तो ऑल ऑफ सडन जो है वो एयरलाइन के अंदर एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें वो कहते हैं कि अगर कोई डॉक्टर्स ऑन बोर्ड है तो वो अपने आप को प्रेजेंट करे। तो मैं वहां पे गया उस पैसेंजर की सीट पे, तो मैंने देखा कि एक 70 इयर्स ओल्ड जो औरत थी उनको काफी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही थी, तो उनका सांस जो है वो काफी ज्यादा फूल रहा था। सही। तो एज ए मेडिकल डॉक्टर जो होते हैं आपके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, तो जस्ट विद वेरी बेसिक अप्रोच मैंने ABC जो होती है एयरवेज, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, तो मैंने जब उनकी एयरवेज चेक की वो पेटेंट थी लेकिन उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो सबसे पहले थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू तआला कि ऑल ऑफ सडन जो होता है बीइंग अ डॉक्टर, वो आपकी जो होती है वो स्विफ्ट डिसाइसिव अप्रोच होती है कि हाउ क्विकली आप किसी सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं। तो अल्लाह ताला की जात ने ऑल ऑफ सडन मेरे ज़हन में अल्हम्दुलिल्लाह डाला कि मेरे साथ ही जो है ना एक कैबिन क्रू मेंबर जो थे वो खड़े थे सीट के ऊपर, उन्होंने हाथ रखा हुआ था और मैंने देखा कि उनके हाथ पे ना एक एप्पल वॉच है। तो वो फौरन जो है मेरे जहन ने काम किया और वो मैं, क्योंकि आजकल के जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं वो आपको हार्ट रेट और आपकी पल्स ऑक्सीमीटर स्पेशली इन जी वो बताते हैं। तो मैंने वो एप्पल वॉच सिंपली उनसे ली और उस खतून की रिस्ट पे हमने वो एप्पल वॉच पहना दी। जब हमने एप्पल वॉच उस खतून की रिस्ट पे पहुंचाई तो इन्होंने जो आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसको बताना शुरू कर दिया। तो नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है वो 96 या उससे ज्यादा होती है। तो इस खतून की उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन थी वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो रही थी। मैंने सिंपली एयरलाइंस को कहा कि इज देयर इज एनी ऑक्सीजन ऑन बोर्ड, तो उनके पास ऑक्सीजन थी। they brought the cylinder and that's it. We just put the simple mask, we start monitoring the patient और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने बहुत करम किया। बिल्कुल जी, अल्लाह ने करम किया और उनकी जान बच गई। आप जाहिर आप जरिया बने और आप बार बार अल्लाह का शुक्र अदा भी करें। डॉक्टर साहब उसके बाद जब जाहिर वो स्टेबल हुई और सारे मामले के बाद उन खातून का क्या रिएक्शन था, क्या उन्होंने आपसे कहा? जी ये हस्बैंड और वाइफ थे और फिर आफ्टर लाइक 5 to 10 मिनट्स जब उनको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई तो उनकी सैचुरेशन इंप्रूव हुई तो वो बोलना शुरू हो गई। ऑब्वियसली उन्होंने कहा बेटा बहुत बहुत शुक्रिया और आई फील वेरी रिवार्डेड कि अल्लाह तबारक ताला ने मुझे जरिया बनाया है और बीइंग अ डॉक्टर यू ऑलवेज यू नो यू एबल टू हेल्प। और डॉक्टर साहब उस वक्त जो बाकी पैसेंजर्स थे कोई पैनिक तो क्रिएट नहीं हुआ? नहीं देखिए एक चीज है कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में जो है ना आपको बिल्कुल काम रहना चाहिए और वो कहते हैं ना कि कीप काम एंड कैरी ऑन। तो पूरी सिचुएशन को हमने बहुत ही एक अच्छे और आसान तरीके से काम तरीके से इसको हैंडल किया। उसमें होता है रीअश्योरेंसेस, तो मैं कंटिन्यूसली जो है मेरे साथ जो जहाज के कैबिन क्रूज था और जो हस्बैंड और वाइफ थे उनको मैं अश्योर करता रहा कि इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा और साथ साथ हम मॉनिटर भी करते रहे। उसके बाद उन्होंने वो जब दोबारा बोलना शुरू होगी तो उन्होंने बताया मुझे नेक में भी पेन है, तो कैबिन क्रू के पास जो है वो एनाल्जेसिया भी था, फिर हमने उनको टैबलेट भी दी। तो रीअश्योरेंसेस जब हम करते रहे तो उससे जो है ना सिचुएशन जो है वो बहुत ही काम रही।
दैट्स ग्रेट। डॉक्टर राशिद रियाज साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे ना। ऐसी बहुत सी मिसालें कायम होती हैं और इन मिसालों की वजह से हम कह पाते हैं कि ये दुनिया कायम है ऐसे बहुत से अच्छे लोगों के लिए, इंसानियत जिंदा है ऐसे बहुत से लोगों की वजह से, जो कि ज़ाहिर है एक तो फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर सिचुएशन पे बड़े अच्छे तरीके से वसीला बन जाते हैं, डील करते हैं। वक्त के ख़त्म नाज़रीन, अपना फीडबैक आज के शो से मुताल्लिक़ ज़रूर दीजिएगा। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।